So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this particular session, we are going to start a very critical chapter from examinations point of view, that is reproduction in organisms. Reproduction in organisms, नाम ही सब कुछ बयां कर रहा है. Reproduction में री का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है अगेन. ओके, री का मतलब होता है अगेन. एंड प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस. यानी जब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म खुद जैसे और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है वाया अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को आप रिप्रोडक्शन बोलते हैं. और हमें इस रिप्रोडक्शन को देखना है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. यानी हमें इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक बैक्टीरिया में भी देखना है, एक प्रोटिस्टा में भी देखना है, एक फंगस में भी देखना है, एक प्लांट में भी देखना है और एक एनिमल में भी देखना है. इन सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को समझना है. सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है ये काफी जनरलाइज्ड चैप्टर है, जो आपको एक पर्सपेक्टिव देगा कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं. इसके बाद जब आप इस यूनिट में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ह्यूमंस के अंदर. और उसके बाद लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव डिजीजेस. वहां पर आपको पता लगेगा कि रिप्रोडक्टिव हाइजीन को कैसे मेंटेन करना होता है एंड आपकी कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं विच आर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो यहां पर हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बेसिक इवेंट्स को समझेंगे कि इनमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से देखने को मिलता है. एक बैक्टीरिया के अंदर होने वाला रिप्रोडक्शन किस हिसाब से डिफरेंट है एनिमल में होने वाले रिप्रोडक्शन से. एक एनिमल के अंदर होने वाला रिप्रोडक्शन किस हिसाब से डिफरेंट है एक प्लांट के अंदर होने वाले रिप्रोडक्शन से, एंड सो ऑन. So this chapter is very important because it is going to form the base. Since it is a generalized chapter, तो ये आपके बेसिक प्रोटेगेटिव को क्लियर करता है कि आपको रिप्रोडक्शन यूनिट पढ़नी क्यों है, आपको क्यों इस यूनिट को समझना चाहिए. और अगर आप इस चैप्टर को नहीं समझेंगे तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स नहीं समझ पाएंगे, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो. इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से सुनना बहुत बहुत जरूरी है. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर. लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि इस चैप्टर के जो नोट्स हैं जो आज हम तैयार करेंगे, एनोटेटेड स्लाइड्स, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी. अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. आप लोग डायरेक्टली ओजोन क्लासेस भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप के ऊपर और आपको हमारे सारे नोट्स वहां पर मिल जाएंगे. अगर आपने हमारी ऐप को अभी डाउनलोड नहीं किया है तो आप मार्क्स अप लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर. इट इज एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप. 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी फटाफट 11th में हो चुके हैं उनके लिए भी बैच आने वाला है इसी वीक. 12th के जो स्टूडेंट हैं फ्रेशली 12th में जो हुए हैं उनके लिए भी बैच आने वाला है. और ड्रॉपर्स के लिए जो नीट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इनके लिए ऑलरेडी हमारा क्रैश कोर्स चला हुआ है सिग्मा स्टार नाम से, विच इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड क्रैश कोर्स. और यहाँ पर जो अभी ड्रॉप मारने वाले हैं 12th के बाद नीट 2021 के बाद उनके लिए भी हमारा नीट 2020 का एक ड्रॉपर कोर्स चलेगा. अदर देन दैट एक दिन के अंदर यानी कल शाम तक या परसों सुबह आपको हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में भी अनाउंसमेंट मिल जाएगी. हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो रही है फॉर नीट 2021. तो जो ये ऑफिशियल अटेम्प्ट देना चाहते हैं वो हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप लाइफ लॉन्ग एसोसिएट होना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. विपिन शर्मा बायोलॉजी इज माई ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल. तो ये हमारे क्रैश कोर्स का पोस्टर है. सिग्मा स्टार पीसीबी क्रैश कोर्स इस क्रैश कोर्स का नाम है. पीसीबी का पूरा सिलेबस आपको यहां पर मिलता है. थ्योरी वीडियोस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेशंस भी मिलते हैं. पीवाईक्यूज और एग्जाम्पलर का कंप्लीट एनालिसिस यहां पर कराया जाता है. जो स्टूडेंट हमारे बैच के अंदर हैं इन्हें अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं होती. इनको हम टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं और उन टेस्ट सीरीज के सोल्यूशंस भी हम इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ही देते हैं. तो इट्स बेटर फॉर यू गाइस कि आप अभी भी अगर स्टार्ट करना चाहते हो नीट 2021 के लिए और एक बेहतर अटेम्प्ट देना चाहते हो एटलीस्ट अपने बेस को क्लियर करके, तो आप हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोबली सीरीज का एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग चैप्टर. इस यूनिट को हम लोग बहुत जल्दी कवर करेंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर. लेकिन इस यूनिट के साथ साथ हम लोग और चैप्टर्स को भी बीच में देखते रहेंगे क्योंकि हमारी बायोबली सीरीज के लगभग 13 चैप्टर्स बचे हुए हैं. 7 चैप्टर आपके बचे हुए हैं फिजियोलॉजी के, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, द लास्ट यूनिट ऑफ 11th क्लास. 4 चैप्टर आपके बचे हुए हैं रिप्रोडक्शन के जो कि हम आज स्टार्ट कर चुके हैं. तो आज के बाद सिर्फ 3 चैप्टर बचेंगे. एक चैप्टर बचा हुआ है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज
और एक चैप्टर आपका बचा हुआ है स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो इन दोनों चैप्टर्स को भी हम बीच में कभी टाइम निकाल के रिप्रोडक्शन के साथ साथ ही कर लेंगे, और फिजियोलॉजी को भी हम लोग पैरेलली स्टार्ट करेंगे, जिससे 11th वाले बच्चों का भी कंटेंट आता रहे और आपको ज्यादा बोरियत महसूस ना हो। अब हम लोग आ जाते हैं काम की बात पर, यानी अब हम लोग समझने लग जाते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहला जो टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर वो है लाइफ स्पैन, यानी कि एक इंसान ने, अगर हम इंसानों की बात करें स्पेसिफिकली, तो एक इंसान ने इस पृथ्वी पर कितना टाइम गुजारा जिंदा रह करके, उसे आप लाइफ स्पैन बोलते हो। लाइफ यानी इंडिविजुअल जिंदा था, और स्पैन मतलब उसने कितना वक्त गुजारा है। तो एक इंडिविजुअल का जो लाइफ स्पैन है ये कंपैरेटिवली काफी कम होता है, यानी अगर आप इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन देखेंगे, इंडिविजुअल ह्यूमन का, तो एक ह्यूमन कितना सरवाइव कर सकता है ज्यादा से ज्यादा 65 साल, 70 साल, ये आपका एवरेज लाइफ स्पैन चल रहा है आज की दुनिया के हिसाब से। 65 से 70 साल अगर आप सरवाइव कर लेते हो तो एक अच्छा लाइफ स्पैन इसे कहा जाता है, एक एवरेज लाइफ स्पैन इसे कहा जाता है। ओके, एंड यहां पर अगर आप देखेंगे स्पीसीज का लाइफ स्पैन, तो स्पीसीज का लाइफ स्पैन काफी ज्यादा होता है। अगर आप देखेंगे ह्यूमंस, तो ये बहुत पहले से प्रेजेंट है, ये हजारों सालों पहले से अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, और ये आगे आने वाली हजारों सालों तक अर्थ के ऊपर रहेंगे। यानी जो आपकी स्पीसीज का लाइफ स्पैन है ये आपका थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हो सकता है। तो ये काफी लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकती हैं स्पीसीज। क्यों? बिकॉज दे रिप्रोड्यूस, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। कि समझ लीजिए आपके जो परदादाजी थे, उन्होंने आपके परदादाजी को जन्म दिया, तो परदादाजी की तो डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने अपने वंश को नहीं मिटने दिया, आगे जो है उनके डिसेंडेंट्स बढ़ते चले गए। फिर आपके परदादाजी ने आपके दादाजी को जन्म दिया, तो परदादाजी की डेथ हो गई, लेकिन दादाजी अभी भी बचे हुए हैं। फिर आपके दादाजी ने फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज आपके पापा को जन्म दिया, एंड आपके पापा ने फिर आपको जन्म दिया। इस हिसाब से जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी डेथ होती चली गई वक्त के साथ, लेकिन जो ओवरऑल लिनिएज है, जो स्पीसीज है ह्यूमंस की, ये कंटिन्यूअसली बढ़ती चली गई, और ये बहुत सालों से इसी प्रकार से बढ़ती हुई आ रही। सिमिलरली अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, ये भी हजारों साल से इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। आपके जो दादाजी थे वो भी आम खाते थे, जो आपके दादाजी थे वो भी आम खाते थे, जो पापा हैं वो भी आम खाते हैं, आप भी आम खाते हो, यानी आम भी हजारों सालों से चला हुआ आ रहा है। अब उस एक आम को तो आपने खा लिया तो उसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया, लेकिन दुनिया के सारे आम तो खत्म नहीं हुए ना। अलग अलग जो पेड़ हैं उनकी गुठलियों को जब आप बो दोगे इन लैंड, तो वो दोबारा से एक पेड़ बन जाएंगे, एंड अल्टीमेटली आपका आम भी इसी प्रकार से अपने लाइफ स्पैन को कंटिन्यू करेगा। स्पीसीज जो है वो कंटिन्यू करती जाएगी अपने लाइफ स्पैन को, राइट। तो एक इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन काफी छोटा होता है, क्योंकि वो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी है, लेकिन स्पीसीज जो है हजारों सालों तक सरवाइव कर सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसीलिए रिप्रोडक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है इसमें दो वर्ड आ रहे हैं। री का मतलब क्या है? री का मतलब होता है अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस। यानी जब आप खुद ही जैसे और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हो वाया अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो इसे आप क्या कहते हो? रिप्रोडक्शन कहते हो, वाया अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। कि हाँ यार, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं खुद जैसे और इंडिविजुअल्स बना रहा हूं। जैसे कि मेरे पिताजी ने मुझे बनाया है, तो वो भी एक होमोसैपियन है, मैं भी एक होमोसैपियन हूं, तो उन्होंने होमोसैपियन नाम की स्पीसीज को क्या कर दिया? कंटिन्यू कर दिया। सो हर इंडिविजुअल का अपना खुद का लाइफ स्पैन होता है। सो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑन अर्थ, यानी हर इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर समय तक ही अर्थ पे रह सकता है। इसे आप क्या कहते हो? लाइफ स्पैन कहते हो। लेकिन कुछ वर्ड्स यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। द टाइम फ्रॉम बर्थ, यानी पैदा होने से लेकर नेचुरल डेथ तक जो आपका टाइम है जो गुजारा गया धरती पर, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। नेचुरल डेथ, राइट, यानी आप अपने एवरेज लाइफ स्पैन तक पहुंच चुके हैं। बीच में अगर कोई एक्सीडेंटल इवेंट हो जाता है तो उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। जैसे समझ लीजिए कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया किसी बच्चे को, और वो 5 साल की उम्र में ही डेथ हो गया, तो वो जो है एक नेचुरल डेथ नहीं, राइट। अल्टीमेटली अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, देन दैट इज नॉट द नेचुरल डेथ। उसने अपनी लाइफ के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो देखे ही नहीं, ना उसने एडोलेसेंस देखी, ना उसने जवानी देखी, ना उसने बुढ़ापा देखा, उसकी डेथ काफी पहले ही हो गई। लेकिन अगर आप बचपन में हैं, उसके बाद जवान हुए, उसके बाद बूढ़े हुए, आपने अपनी लाइफ के सारे इवेंट्स को देखा, नेचुरली जो भी चीजें नेचर ने आपके लिए बनाई हैं, अगर आप उसको भोग चुके हैं, तो वो आपके लाइफ स्पैन में काउंट हो जाए। और एक एवरेज लाइफ स्पैन जो है, इसमें आप सब कुछ देख चुके होते हैं, राइट। इसमें आपकी अडल्ट एज भी आ गई, ओल्ड एज भी आ गई, आप सेनेसेंट भी हुए, और आपका बचपन भी इसी में था।
अलग अलग इंडिविजुअल्स का लाइफ स्पैन अलग अलग हो सकता है। आपको पता है कि एक डॉग के लाइफ स्पैन में और आपके लाइफ स्पैन में बहुत फर्क है, एक पैरट के लाइफ स्पैन में और एक क्रो के लाइफ स्पैन में बहुत फर्क है, एक मैंगो ट्री के लाइफ स्पैन में और एक पीपल ट्री या बनियान ट्री के लाइफ स्पैन में बहुत फर्क है। तो हर इंडिविजुअल का अपना लाइफ स्पैन, हर स्पीसीज का अपना लाइफ स्पैन हो सकता है। सो इट इज इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिग्यूइंग, यानी ये चीज इंटरेस्टिंग भी है और ये चीज काफी ज्यादा फैसिनेटिंग भी है, जो आपके दिमाग को घुमा देगी कि लाइफ स्पैन जो है इंडिविजुअल्स का ये कुछ दिनों का भी हो सकता है। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे अगर फ्रूट फ्लाई, तो फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन है ये लगभग 14 दिन का होता है, यानी लगभग 2 वीक्स के आसपास का होता है। तो 7 से 14 दिन यहां पर आपको लाइफ स्पैन देखने को मिलता है, यानी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक ये सर्वाइव करती है। इस फ्रूट फ्लाई को आप लोग ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर भी बोलते हैं, विच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स। जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे उस टाइम पर आपको पता लगेगा कि फ्रूट फ्लाई की काफी सारी इंपॉर्टेंट आपके डेली लाइफ में आज जो आप पढ़ते हो प्रोसेसेस, उनमें बहुत बड़ा रोल है। आपने उन प्रोसेसेस को समझा ही है फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर करके। तो मॉर्गन साहब जो थे, मॉर्गन साहब एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, जेनेटिसिस्ट हैं। मॉर्गन साहब ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे फ्रूट फ्लाई पे, इसीलिए मॉर्गन साहब को फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, राइट। तो ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन कुछ दिनों जितना लंबा भी हो सकता है, जैसे ड्रोसोफिला का 7 से 14 दिन के आसपास है, और ये कुछ हजार साल तक का भी हो सकता है, जैसे कि कुछ स्पीसीज ऑफ टॉर्टॉइज हैं जो कि 1000 साल तक भी सर्वाइव कर सकती हैं। कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ ट्री हैं, जैसे कि बनियान ट्री है, आपका पीपल ट्री है, ये भी 400 500 600 साल तक सर्वाइव कर सकती हैं बहुत ही आसान तरीके से। और कुछ दिनों से लेकर के कुछ हजार सालों के बीच में, इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन है। यानी सबसे मिनिमम क्या है कि कुछ दिनों तक कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, सबसे मैक्सिमम क्या है 1000 सालों तक। उसके बीच में सबका आ गया, हाथी का उसके बीच में आ गया, घोड़े का उसके बीच में आ गया, ह्यूमंस का आ गया, राइट, अधिकतर पेड़ों का आ गया। तो बचे हुए जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबका लाइफ स्पैन इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में ही आता है। यानी अगर आप एक स्केल देख रहे हो, आप एक पीएच स्केल देख रहे हो, लेट्स से 0 to 14 के बीच में दुनिया के सारे पीएच आ गए ना, तो यहाँ पे जो सबसे कम लाइफ स्पैन है वो भी आपको दिया हुआ है, सबसे ज्यादा वाला भी दिया हुआ है, इनके बीच में ज्यादातर इंडिविजुअल्स का लाइफ स्पैन आपको देखने को मिलता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लाइफ स्पैन जो है ऑर्गेनिज्म का, वो उनके साइज से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। यानी स्टार्टिंग में इंडिविजुअल्स को ये लगता था जब रिसर्च चालू की गई कि जो जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा वो उतने सालों तक सर्वाइव करेगा, बट ऐसा नहीं था। जो सेम साइज के ऑर्गेनिजम्स थे उनमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला, और जो अलग अलग साइज के, अलग अलग भांति भांति के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनका लाइफ स्पैन भी सेम देखने को मिल गया। इसका मतलब साइज का और लाइफ स्पैन का कोई कोरिलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्रो एंड पैरट। अब जो क्रो है ये सिर्फ 15 साल सर्वाइव करता है, जबकि पैरट, तोता, 140 साल सर्वाइव करता है। कितना डिफरेंस आ गया? लगभग 10 गुना का डिफरेंस आ गया। जहां पर क्रो यानी कौवा सिर्फ 15 साल सर्वाइव कर रहा है, वहीं पर पैरट 140 साल सर्वाइव कर पा रहा है। सिमिलरली मैंगो जो है, इसका लाइफ स्पैन आपका काफी कम है, 100 साल के आसपास मान सकते हो आप, अगर बहुत ज्यादा ये सर्वाइव कर गया उस टाइम पर। लेकिन जो पीपल ट्री है इसका लाइफ स्पैन आपको हजारों सालों में भी देखने को मिलता है, 400-500 साल पीपल ट्री के लिए बहुत ही आम चीज है, राइट। तो यहां पर क्या है, दोनों पेड़ों का साइज लगभग सेम है, लेकिन यहां पर इनके लाइफ स्पैन में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिला। यहां पर नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कहा है कि लाइफ स्पैन एक इंडिविजुअल का चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एक दिन सर्वाइव करता हो, चाहे 5 साल, चाहे 50 साल, लेकिन डेथ जो है हर ऑर्गेनिज्म की ये होनी ही होनी है। इट इज सर्टेनिटी, यानी डेथ जो है इट इज अ नेचुरल ट्रुथ, ये एक प्राकृतिक सच है, इससे आप भाग नहीं सकते, इससे आप छुप नहीं सकते। मृत्यु हर किसी की होगी और एक दिन जरूर होगी। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इनको आप लोग डेड नहीं बोल सकते, दे डू नॉट गेट डेड। इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है, उस लॉजिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। रिप्रोडक्शन एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ये हम बात कर चुके हैं कि अगर आपको एक स्पीसीज को बढ़ाते हुए जाना है, आप चाहते हो कि आपकी स्पीसीज हजारों साल, लाखों साल इस अर्थ के ऊपर सर्वाइव करे, तो आपको रिप्रोडक्शन करना होगा, अगेन एंड अगेन आपको प्रोडक्शन करनी होगी खुद जैसे इंडिविजुअल्स की। नाउ हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्यों नहीं होती आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की डेथ। लेट्स कंसिडर अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ओवर हियर, सच लाइक दिस वन। ये आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है।
आपको पता है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, फिजन होता है। यानी जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी, जब भी इस इंडिविजुअल की डेथ होने वाली होगी, ये अपने आप को दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेगा डेड होने से पहले। ये आपकी एक डॉटर सेल बनी एंड ये आपकी दूसरी डॉटर सेल बनी, राइट। तो एक जो आपका पेरेंट सेल था, दिस पर्टिकुलर पेरेंट सेल हैज गॉट इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू टू डॉटर सेल्स। यहां पर आपको बात क्या पता लगी, यहां पर आपको बात ये पता लगी कि एक जो पेरेंट सेल है, अगर ये दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया तो पेरेंट कहां गया, क्वेश्चन है ये। बात समझ पा रहे हो, एक पेरेंट था, उसने दो डॉटर्स बना ली, तो पेरेंट कहां गया। क्या डिवीजन के बाद पेरेंट का कोई अस्तित्व बचा है, क्या ये बचा है, क्या इसकी कोई आइडेंटिटी है। द आंसर इज नो। अगर आपका पेरेंट सेल ही कन्वर्ट हो गया इनटू टू डॉटर सेल, तो डॉटर सेल तो जवान है, अभी यंग यंग है, जस्ट अभी पैदा हुई है। तो यहां पर क्या हुआ, पेरेंट तो आपका गायब ही हो गया, और जिस चीज की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जो चीज बची ही नहीं है, उसकी आप लोग डेथ कैसे करवा सकते हो। अगर कोई चीज दिख नहीं रही, अगर कोई नेचर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती चीज, तो आप उसे मार नहीं सकते। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ क्यों नहीं होती, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, उससे पहले आपकी दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। अगर दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया तो इसकी खुद की आइडेंटिटी खत्म हो गई, राइट, ये तो बचा ही नहीं, तो इसकी कोई डेथ नहीं हुई, ये अपने आप को दो सेल्स में कन्वर्ट कर चुका है। फिर ये सेल थोड़े थोड़े बड़े होंगे, जब इनमें आपकी अनइवन कंडीशंस आएंगी, तो ये भी आपके दो दो डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड यहां पर आपको फिर ये भी आगे फर्दर डिवाइड करते हुए दिख जाएंगे। इसी हिसाब से साइकिल आपकी चलती रहेगी, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे, इनके पेरेंट गायब होते रहेंगे, इनकी कोई डेथ नहीं होगी। तो कोई नेचुरल डेथ आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की नहीं होती। आई होप आपको पता लग गया होगा क्यों नहीं होती। अलग अलग इंडिविजुअल्स के लाइफ स्पैन आपको एनसीईआरटी में दिए हैं। जैसे हाथी जो है, इन हाथी भैया का जो एवरेज लाइफ स्पैन है 70 साल के आसपास होता है, आप 60 साल भी लिख सकते हो। डॉग जो है, इनका एवरेज लाइफ स्पैन आपका 25 साल का होता है, आप 20 भी लिख सकते हो। एक रेंज भी होती है, क्योंकि डॉग की भी अलग अलग ब्रीड्स है, तो 20 से 30 साल इसलिए आपको रेंज दी गई है। बटरफ्लाई जो है, ये 1 से 2 हफ्ते तक ही सर्वाइव करते हैं। क्रो जो है, ये मैंने आपको बताया था 15 साल सर्वाइव करता है, और पैरट जो है आपका 140 साल सर्वाइव करता है। यहां पर हमने एक लॉजिक भी पढ़ा था कि ये दोनों आपके सिमिलर है साइज में। एक जो कौवा है और एक जो आपका पैरट है, ये सिमिलर है साइज में, लेकिन तब भी इनके लाइफ स्पैन में 10x का फर्क है, 10 गुना का फर्क है। 10x डिफरेंस इन लाइफ स्पैन। इससे क्या पता लगता है हमें, इससे हमें यह पता लगता है कि लाइफ स्पैन का साइज से कोई भी लेना देना नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हॉर्स जो है, ये 60 साल का लाइफ स्पैन शो करता है, और क्रोकोडाइल भी 60 साल का लाइफ स्पैन शो करता है। अब हॉर्स और क्रोकोडाइल का साइज डिफरेंट है, लेकिन लाइफ स्पैन सेम है। यानी कि अगर आप अलग अलग भी दिखते हो, तो भी आपका लाइफ स्पैन सेम हो सकता है। यानी लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड नहीं होता, ये हमने अलग तरीके से भी प्रूव कर दिया। काव जो है, यानी आपकी गाय जो है, ये 20 से 25 साल तक सर्वाइव कर सकती है। फ्रूट फ्लाई जो है, ये 2 हफ्ते तक, यानी कि आपके 14 से 15 दिन तक सर्वाइव करती है ऑन एन एवरेज। टॉर्टॉइस जो है, ये आपका 100 से 150 साल तक सर्वाइव करता है। ज्यादातर जो आपके बूढ़े बूढ़े टॉर्टॉइस देखे गए हैं, वो 300 साढ़े 300 साल के भी देखे गए। इनका ब्रीदिंग रेट कहा जाता है, काफी सारी थ्योरीज आई थी, काफी सारी कॉन्स्पिरेसीज भी थी जो साइंटिस्ट ने नहीं मानी। कहा जाता है कि ये काफी स्लो होते हैं, इनका ब्रीदिंग रेट काफी स्लो होता है, इनका अपनी सांस पे नियंत्रण होने की वजह से इतना ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। अब ये बात कहां तक सच है, वो तो हमें रिसर्च और वैलिडेशन के बाद ही पता लगेगा। रोज जो है, रोज के प्लांट की बात हो रही है मेरे भाई, यहां पर कंफ्यूज मत होना। एनसीईआरटी में आपको रोज का फ्लावर दिखाया हुआ है। फ्लावर तो अगर आपने तोड़ दिया, प्लग कर लिया, तो बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी, लेकिन इसका जो पूरा प्लांट है, ये 5 से 7 साल तक जिंदा रहता है। बनाना जो ट्री है, यानी आपके केले का पेड़, ये आपका 25 साल सर्वाइव करता है। राइस का जो प्लांट है, सिंस राइस तो एक फसल है, तो 3 से 4 महीने में इसकी कटाई हो जानी चाहिए, तो 3 से 4 महीने तक ये सर्वाइव करती है। और जो बनियान ट्री है, ये आपका 200 साल से ज्यादा सर्वाइव कर सकता है, 400-500 साल भी सर्वाइव कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, राइट। तो इसमें आप एवरेज भी याद कर सकते हो, आपको ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि यही डेटा याद करना है। कुछ जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो तो एज इट इज याद करने पड़ेंगे, जैसे क्रो का 15 साल, पैरट का 140 साल, क्रोकोडाइल का 60 साल, हॉर्स का 60 साल,
जो बटरफ्लाई उसका 1 से 2 वीक, ये तो आपको एज इट इज याद करने हैं। लेकिन एलिफेंट में आप 60 भी याद कर सकते हो, 70 भी, कोई आपको मारेगा नहीं इस बात पे 60 का 70 हो गया तो। डॉग में आप 20 भी याद कर सकते हो, 25 भी, कोई नहीं मारेगा इतनी सी बात पे, राइट। तो ये जो है आप इसका एक एवरेज लाइफ स्पैन भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता कि हर इंडिविजुअल 70 का होते ही मर जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, राइट। एक एवरेज लाइफ स्पैन अलग अलग एजेंसीज भी जब कैलकुलेट करती हैं तो उनका डेटा थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है कि इन्होंने किस एज ग्रुप को उसमें लिया था, कंसिडरेशन में लिया था। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, यानी अब आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि रिप्रोडक्शन क्या चीज है। तो रिप्रोडक्शन जैसा मैंने आपको बताया, रिप्रोडक्शन में री का मतलब होता है अगेन एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, यानी आप खुद जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जिससे कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज होती रहती है। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर होता है, which an organism give rise to young ones or the offspring similar to itself, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद जैसे ऑर्गेनिज्म को ही गिव राइज करता है। यानी कि अगर आपका मैंगो ट्री है और मैंगो ट्री से आपने एक गुठली निकाली एक मैंगो से और आपने उसे बोया, तो एक मैंगो का पेड़ ही आपको मिलेगा। अगर एक ह्यूमन में रिप्रोडक्शन हो रही है, राइट, यानी कि ह्यूमन जो है एक मेल और एक फीमेल इनके बीच में अगर मीटिंग हुई तो इनका बच्चा भी ह्यूमन ही होगा। सो दे आर गोइंग टू बी सिमिलर, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो प्रोजनी है और जो आपके पेरेंट है ये दोनों के दोनों हमेशा क्या होंगे, सेम स्पीसीज के होंगे। और ये अगर सेम स्पीसीज के हैं तो ये आपके एक जैसे देखने को मिलेंगे, इनके फीचर्स एक जैसे होंगे। जैसे कि आपके जो पेरेंट हैं उनके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 206 हड्डियां हैं, कुछ कार्टिलेजेस है, बहुत सारी मसल्स हैं। सेम ऑर्गेनाइजेशन आपके अंदर भी होगी, जो उनकी बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं वही केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर होंगे। उनकी बॉडी के डीएनए का जो साइज है वही आपके बॉडी के डीएनए का साइज भी होगा। तो यहां पर क्या है, हम एक जैसे होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हमारे अंदर होंगे विच आर कॉल्ड एज वेरिएशंस, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान 2 अलग इंडिविजुअल्स के गैमेट आकर फ्यूज करते हैं। तो मदर से एक गैमेट आता है, फादर से एक गैमेट आता है। अब उन दोनों के कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, जब ये मिक्स होंगे तो आप में थोड़ी वेरिएशंस होंगी। यानी आप हैं ह्यूमन बीइंग, आपकी मदर भी ह्यूमन बीइंग है, आपके फादर भी, तो सिमिलैरिटीज तो आपके अंदर हैं, लेकिन आप एग्जैक्टली अपने मम्मी जैसे भी नहीं दिखते, आप एग्जैक्टली अपने पापा जैसे भी नहीं दिखते, आप यूनिक हैं क्योंकि आपके अंदर वेरिएशंस भी, राइट। सो जो ऑफस्प्रिंग है वो पैदा हुई, फिर वो ग्रो करेगी, मैच्योर होगी, सेक्सुअली मैच्योर होगी, अटेन करेगी एक एज को जहां पर सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे, एंड फिर जो प्रोजनी है ये दोबारा से नए ऑफस्प्रिंग को बना लेगी। यानी ये जो प्रोजनी है इट विल फर्दर रिप्रोड्यूस, ये जो प्रोजनी है ये फर्दर रिप्रोड्यूस करेगी और नए इंडिविजुअल्स बनाएगी। सो एक साइकिल है, ये चलती रहती है, बर्थ की, ग्रोथ की एंड डेथ की। यानी सबसे पहले इंडिविजुअल का बर्थ होगा, फिर वो ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन सिंस वो ग्रो करके रिप्रोड्यूस कर चुका है तो उसके बच्चे आगे जो है फर्दर उस स्पीसीज को कंटिन्यू कर पाएंगे। There is a large diversity in the biological world and each organism evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। यहां पर क्या बताया गया है कि डाइवर्सिटी बहुत है इस अर्थ के अंदर। अगर आप बात करें तो टोटल डाइवर्सिटी 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आज तक आपने आइडेंटिफाई कर ली है। इतनी स्पीसीज में से ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है इनका खुद का मैकेनिज्म है ऑफस्प्रिंग बनाने का। कोई स्पोर को इस्तेमाल करके रिप्रोड्यूस होता है, तो कोई फ्रेगमेंटेशन करता है, कोई बडिंग करता है, तो कोई रीजनरेशन करता है, राइट। कोई आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करता है, तो कोई एकदम रॉबस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। सबके अपने अपने परपेचुएशन के जो जुगाड़ हैं वो एकदम अलग है। ओके, सो ये किस पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट के ऊपर। कोई अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, उसके चारों ओर पानी है, तो ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वो कोशिश करेंगे कि उनके गैमीट बाहर छोड़ दिए जाएं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो। यानी स्पर्म जो है मेल ऑर्गेनिज्म बाहर छोड़ दे पानी के अंदर और फीमेल भी अपने जो ओवम है बाहर छोड़ दे और गैमीट्स की जो मेटिंग हो, जो गैमेट का फ्यूजन हो वो पानी के अंदर ही हो, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप इसे बोलते हैं। लेकिन अगर आप लैंड पे रहते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो, क्योंकि आपके पास वो वाटर वाला मीडियम नहीं प्रोवाइडेड है। इंटरनल फिजियोलॉजी, अगर आपकी बॉडी बच्चे को रखने के लिए सक्षम है, जैसे कि ह्यूमन फीमेल्स के अंदर वॉम्ब होता है, राइट, यूटरस होता है,
सो वी नो वेरी वेल कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि 9 महीने तक हम अपने बच्चे को अपने गर्भ में पाल सकें। तो यहां पर हम लोग वीवी पेरस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, यानी हम डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, हम लोग एग्स नहीं ले करते। लेकिन जो बर्ड्स हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं, वो अंडे देना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये टोटली ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी किस टाइप की है। एंड काफी सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। ओके, काफी सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि ये डिफाइन करेंगे कि एक इंडिविजुअल किस हिसाब से रिप्रोड्यूस करेगा, उसका ऑप्टिमाइज्ड मेथड क्या होना चाहिए। तो जहां पर आप रहेंगे, जैसी आपकी फितरत है, उसी हिसाब से आप एक सबसे बेस्ट मेथड चूज करते हैं रिप्रोडक्शन का। क्योंकि अगर आप 100% नहीं देंगे रिप्रोडक्शन में, तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज अ वेरी गुड थ्योरी जो कि दी गई थी आपके नेचुरल सर्वाइवल को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप फिट हो तभी आपको नेचर प्रमोट करता है, अगर आप फिट नहीं हो तो आपको कोई भी प्रमोट नहीं करेगा। सो दिस इज द फिटनेस, यानी कि जब आप ज्यादा रिप्रोड्यूस करोगे, आपके ज्यादा बच्चे हैं, तो नेचर खुद कहेगा तुम्हारा इस धरती पर रहने का हक है। क्योंकि जितनी भी रिसोर्सेज थी, चाहे कम थी चाहे ज्यादा थी, चाहे तुमने रूखा सूखा खाया, लेकिन तुमने अपने आप को इस काबिल बनाया कि तुम उन रेयर कंडीशंस में भी रिप्रोड्यूस कर सको। तो नेचर आपको खुद प्रमोट करता है, आपकी पीठ थपथपाता है और आप लॉन्ग टर्म इस अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर पाते हो। और जो स्पीसीज नखरे करती है ना कि नहीं यार मुझे पिज्जा चाहिए तभी मैं रिप्रोड्यूस करूंगी, घास तो नहीं खा सकती मैं, तो उस केस में क्या होता है, उनको वैनिश होते हुए देर नहीं लगती। अगर आप कोप अप नहीं कर सकते चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ, तो नेचर आपको कभी भी प्रमोट नहीं करेगा। तो नखरे कम, काम ज्यादा, नेचर खुद आपके सपोर्ट में काम करेगा। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू ऑर्गेनिज्म, आपकी रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप की हो सकती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जहां पर सिर्फ एक इंडिविजुअल आपका लगे, तो एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसी के डिवीजन से आपका क्या हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। अगर यहां पर दो ऑर्गेनिज्म है, एक मेल और एक फीमेल, और इन दोनों के गैमीट बने, इन दोनों के गैमीट के फ्यूजन से अगर कोई नया इंडिविजुअल बन रहा है, तो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ओके, सो ऑफस्प्रिंग जो है, जब ये सिंगल पेरेंट से बनेंगी, जब एक ही पेरेंट है, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने येलो से हाईलाइट किया है। विद और विदाउट, यानी यहां पर गैमेट बन भी सकते हैं, फ्यूज नहीं होंगे, राइट। अगर मैं बात करता हूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मैं यहां पर साफ साफ लिख देता हूं नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, क्योंकि अगर आपका गैमेटिक फ्यूजन हो गया तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहला जाएगी। यहां पर गैमीट बन भी सकते हैं। समझ लो एक रोज का प्लांट है, राइट, एक रोज का प्लांट है, उस रोज के प्लांट की मैंने डाली काट ली, तो उस रोज के प्लांट में गैमीट तो बन ही रहे थे, रोज का फ्लावर है, गैमीट तो बनाएगा ही, लेकिन मैंने उस गैमीट का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने रोज के प्लांट की डाली काट ली और उसे जमीन में लगा दिया, तो गैमीट तो बन रहे थे लेकिन रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल। सेम केस यहां पर है, ओके, कि आपका विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी गैमीट तो बने लेकिन मैंने उसकी डाली से रिप्रोडक्शन करवाई है। और अगर गैमीट नहीं बनेंगे तो आपकी डाली रिप्रोड्यूस करेगी ही करेगी, तो आपका टोटली असेक्सुअल केस ये है। कंफ्यूज कैसे किया जा सकता है क्वेश्चन में कि क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, फ्यूज नहीं होंगे, फ्यूज होते ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी। ओके, सो जब दो पेरेंट्स अपोजिट सेक्स के यानी मेल और फीमेल आपके रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने अपने गैमेट्स बनाते हैं और फ्यूजन होती है बकायदा, तब इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट तो होगी तभी फ्यूजन होगी, तो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन इज मैंडेटरी। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन दोनों चीजें होती हैं। फ्यूजन को कैपिटलाइज लिख देता हूं क्योंकि यहां पर ये अलग इवेंट हो रहा है। तो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट इज हाईली मैंडेटरी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है और किस किस टाइप के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल यानी सिंगल पेरेंट जो है वही आपका ऑफस्प्रिंग बना लेता है। अगर एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनी है तो क्या इसमें कोई चेंजेस आएंगे? मेरी बात को गौर से समझना। ये आपका एक पेरेंट है, ये पेरेंट एज इट इज आपका डिवाइड किया और इसने प्रोजेनी बना ली, तो इसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं हुई, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स। यहां पर तो बाहर से कुछ आया नहीं, तो देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स आपके पेरेंट में थे वही कैरेक्टर 100% सेम कैरेक्टर आपके कहां चले जाएंगे, आपके प्रोजेनी में चले जाएंगे। 100% सेम कैरेक्टर आपके प्रोजेनी में चले जाएंगे।
लेकिन अगर आप यहां पर देखते हो, इफ देर इज अ मेल गैमेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इफ देर इज अ फीमेल गैमेट, तो यहां पर ये अलग इंडिविजुअल से आया है मेल से, और ये अलग इंडिविजुअल से आया है फीमेल से। जब ये दोनों फ्यूज करेंगे मेरे दोस्त, तब जाकर के आपका जाइगोट बनता है। और इस जाइगोट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं, मेल के भी और फीमेल के भी, तो इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, इसमें थोड़ी यूनिकनेस होगी। तो दिस जाइगोट इज नॉट 100% सिमिलर टू ईदर ऑफ द पेरेंट, ये पेरेंट से सिमिलर नहीं होता, इसमें कुछ नई चीजें आपको ऐड होती हुई मिलेंगी, लेकिन यहां पर 100% सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो यहां पर बच्चा अपने पेरेंट जैसा ही दिखेगा, यानी मॉर्फोलॉजिकली भी सेम रहेगा। जैसे कि आम का पेड़ है, दुनिया के कोई भी आम के पेड़ उठाकर देख लो जिसने, जो कि सेम स्पीसीज के हो, सेम गुठली से जन्मे हो, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सारे सेम दिखेंगे और जेनेटिकली भी ये सेम होंगे, क्योंकि इनमें कोई मिक्सिंग नहीं हुई, इनमें दो गैमेट्स आकर के फ्यूज नहीं हुए, एक ही ऑर्गेनिज्म था, एक ही इंडिविजुअल था, उसी के सारे गुण अगली जनरेशन में चले गए। तो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली जो सिमिलर प्रोजेनीज होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, क्लोन्स, यानी 100% आपने सिमिलर क्लोन बना दिया। तो यहां पर क्या है, ऑफस्प्रिंग जो बनती हैं ये एक दूसरे से तो सेम होंगी ही। अगर एक प्लांट पे 5 आम थे, पांचों आम की जो गुठलियां हैं आपने निकाली और 5 नए पेड़ बनाए, पांचों पेड़ एक जैसे दिखाई देंगे, तो ये एग्जैक्ट कॉपीज होंगी एक दूसरे की, और पेरेंट से भी 100% सिमिलर होंगी, इन्हें आप क्लोन कहते हो। ये दिखने में भी पेरेंट जैसी होंगी और जेनेटिकली भी पेरेंट जैसी होंगी, क्योंकि इनमें कोई भी मिक्सिंग नहीं हुई, कोई अलग गैमेट अपने कैरेक्टर लेकर के नहीं आए, राइट। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये सबसे कॉमनली किसमें देखने को मिलेगी, लोअर ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि जो हायर ऑर्गेनिज्म है इनको इन वेरिएशंस की जरूरत है। ये जो जाइगोट है इसमें जो वेरिएशंस आती हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, हायर ऑर्गेनिजम्स को इनकी जरूरत है, दे आर नीडेड, जिससे कि आप अडेप्ट कर पाओ बेहतर तरीके से, अपने आप को कोप अप कर पाओ विद द एनवायरमेंट, आप अपने आप को बेहतर बना पाओ। इसके लिए क्या चाहिए हमें, इसके लिए हमें वेरिएशंस चाहिए। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में एकदम कॉमन है, क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या ही गैमीट बनाएगा, एक ही सेल तो है उसकी बॉडी में पूरा। तो ये क्या करते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक सेल होता है फटाक से 2 सेल में डिवाइड कर लेता है, फिजन शो कर देते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ प्लांट और एनिमल्स जो हैं लोअर ऑर्गेनाइजेशन के, एकदम सिंपल लेवल के, इनमें भी देखने को मिलता है हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोटिस्टा जो है दैट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट, एंड मोनेरा जो है यानी बैक्टीरिया वगैरह, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा और मोनेरा दोनों ही चीजें जो है आपकी यूनिसेलुलर है। तो यहां पर क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो कॉमन था ही आपका असेक्सुअल। तो यहां पर क्या है, पेरेंट सेल जो है एक सिंगल सेल, ये माइटोसिस से डिवाइड हो जाएगा, यानी एक जैसे 2 सेल्स बना लेगा, तो 2 नए डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो यहां पर क्या है, सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास हम लोगों ने देखा था कि जब आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर सेल 2 टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है तो आप इसे सेल डिवीजन भी बोल देंगे, क्योंकि सेल डिवाइड हो रहा है ना, तो इट इज कॉल्ड ए सेल डिवीजन। लेकिन एक सेल जब 2 सेल बनाता है तो आप इसे रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं कि भाई एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन गए। और आप इसे ग्रोथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर आपका ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ रहा है तो भी वो ग्रोथ कहलाती है। तो यहां पर एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन रहे हैं, तो नंबर बढ़ा तो सही, तो यहां पर यह ग्रोथ भी हो सकती है, इसे आप ग्रोथ भी बोल सकते हैं। एक सेल से 2 सेल बने तो आप इसे सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं, और एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बने तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, यानी आप एक करने जाओगे दूसरा खुद ही हो जाएगा। अब यहां पर एक सेल से मैंने 2 सेल बनाए, कहने के लिए मैंने सेल डिवीजन करी, उसको मैं रिप्रोडक्शन भी बोल सकता हूं, उसको मैं ग्रोथ भी बोल सकता हूं। दीज आर कॉल्ड एज म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। सबसे पहला जो आपका सबसे कॉमन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब होता है 2, और फिजन का मतलब होता है टुकड़े हो जाना, यानी टूट जाना, ब्रेक हो जाना। यानी यहां पे एक इंडिविजुअल ब्रेक होगा और 2 इंडिविजुअल्स में तब्दील हो जाएगा। तो काफी सारे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं ये बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, जहां पे उनका जो एक सेल है ये 2 बराबर, लगभग बराबर साइज के सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ये सेल दोबारा बड़े होंगे, अडल्ट होंगे एंड फर्दर डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अमीबा, तो अमीबा के केस में देखिए ये आपका पेरेंट अमीबा है, और ये पेरेंट अमीबा के सेंटर पे इसका न्यूक्लियस है और चारों ओर इसका साइटोप्लाज्म।
सबसे पहले न्यूक्लियस इलोंगेट होगा, राइट, इलोंगेट हो जाएगा न्यूक्लियस आपका, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इस प्रकार से। एंड इलोंगेट होने के बाद ग्रूव डेवलप हो जाएगी, यानी ये जो न्यूक्लियस है इस हिसाब का था, फिर इलोंगेट हुआ, फिर ये न्यूक्लियस बीच में से कटने लग जाएगा इस हिसाब से, और फिर इस न्यूक्लियस के दो टुकड़े हो जाएंगे। ओके, एंड अल्टीमेटली अमीबा के भी ओवरऑल दो टुकड़े हो जाएंगे। तो पहले जो न्यूक्लियस था ये अमीबा के अंदर प्रेजेंट था, ये जो इलोंगेटेड न्यूक्लियस था ये भी अमीबा के अंदर प्रेजेंट था, ग्रूव वाला न्यूक्लियस भी अमीबा के अंदर प्रेजेंट था, ये दो न्यूक्लियस भी अमीबा के अंदर प्रेजेंट थे। लेकिन अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म में भी ग्रूव डेवलप हो गई। फिर आपका अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आपके दो अलग अलग सेल्स यहाँ पर बन जाएंगे। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और फिर आपका क्या है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। इससे दो बराबर लेंथ के लगभग इक्वल साइज के सेल्स जो है आपके बने, इसे आप क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन। सेम केस आपका पैरामीशियम में भी देखने को मिलता है। पैरामीशियम जो है मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पर पैरामीशियम विच इज स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। तो माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस जो है, दो न्यूक्लियस है, ये दोनों डिवाइड करेंगे और आपके पहुंच जाएंगे कहां, अलग अलग पैरामीशियम में। तो एक पैरामीशियम से आपको दो पैरामीशियम देखने को मिल गए, इसे भी आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे बाइनरी फिशन। तो अमीबा एंड पैरामीशियम आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द बाइनरी फिशन। सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। नाम क्या है, बडिंग। तो इसमें क्या होता है, बड फॉर्मेशन होता है। बड आप किसे बोलते हैं, बचपन से आप फ्लावरिंग प्लांट में इस टर्म को इस्तेमाल कर रहे होंगे। बड का मतलब होता है कली। जैसे कि एक बड़े फूल के पास से एक कली निकलती है और वो डेवलप होकर फूल बनती है, उसी हिसाब से यहां पर एक छोटी सी प्रोजेक्शन निकलती है आपके एक ऑर्गेनिज्म से, और वो बड़ी होकर क्या बन सकती है, एक मैच्योर्ड ऑर्गेनिज्म बन सकती है। तो ईस्ट जो है, जिसे आप क्या बोलते हैं, ये फंगस है एक, इसका साइंटिफिक नाम है सैकेरोमाइसिस। तो ईस्ट जो है यानी सैकेरोमाइसिस जो है, इसमें अनइक्वल साइज का क्या निकलेगा, आपका एक बड निकलेगा। तो ये जो बड है इट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर, और जो आपका ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है इट इज कंपैरेटिवली बिगर या फिर कंपैरेटिवली लार्जर। तो जब आप बाइनरी फिशन देख रहे थे तो एक ऑर्गेनिज्म के दो टुकड़े हुए, दोनों बराबर थे, लेकिन यहां पर आपका जो बड बना है ये कंपैरेटिवली छोटा बना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो स्मॉल बड जो है यहां से निकला इस प्रोजेक्शन के फॉर्म में, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो बड है ये आपका डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। यहां से ये जो बड है ये क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होने के बाद ये सेपरेटली क्या करेगा, ग्रो कर लेगा। और जब ये ग्रो करेगा तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। यानी जितने भी यहाँ पर बड होंगे, चाहे सिंगल बड हो चाहे एक चेन ऑफ बड हो, उससे नए ऑर्गेनिजम्स ये तैयार कर सकता है। और कॉमन एग्जांपल यहाँ पर क्या है, आपका ईस्ट, जिसको आप सैकरोमाइसिस सर्वाइसी भी बोलते हैं। अगला जो एग्जांपल है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसका नाम है स्पोरुलेशन। कि आपका जो अमीबा है इसमें आपके सूडोपोडियोस्पोर्स किस हिसाब से बनते हैं। ये थोड़ा सा नया आर्टिकल है और इसको बहुत ही गौर से हमें समझना भी है, तो एक बार थोड़ा ध्यान से इसे सुनिएगा और उसके बाद हम लोग इसको इलेबोरेट कर देंगे। यहां पर देखिए, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अगर अमीबा नॉर्मली प्रेजेंट है तो वो दो हिस्सों में टूट जाएगा, बाइनरी फिजन कर लेगा। लेकिन समझ लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन आ गई कि भाई आप अभी अपनी जान बचाओ, डिवीजन बाद में देखना। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या है, इसको एक जैकेट चाहिए, इसको एक कवर चाहिए। तो अमीबा क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा अपने सूडोपोडिया को। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट। अमीबा का स्ट्रक्चर हम इस हिसाब से बना रहे थे, राइट। तो ये जो आपको इरेगुलर आउटग्रोथ यहां पर देखने को मिल रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हो आप लोग, इन्हें आप सूडोपोडिया या फॉल्स फीट बोलते हो। सूडो का मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब पोड यानी कि फीट, तो आप इसे फॉल्स फीट बोलते हो। ये जो फॉल्स फीट है इनको विड्रॉ कर लिया गया, यानी जो आउटर प्रोजेक्शन है इनको अंदर ले लिया गया, यानी कि गोल मटोल हो गया आपका क्या, अमीबा। इस हिसाब से गोल मटोल। ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि सूडोपोडिया विड्रॉ करने का मतलब क्या है। यहां पर मैंने लिख दिया है सूडोपोडिया विदड्रॉन, यानी कि अगर आप सूडोपोडिया को विड्रॉ करते हो तो गोल सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, अब ये आउटर प्रोजेक्शंस नहीं देखने को मिलेंगे। और क्योंकि अब अनफेवरेबल कंडीशन है तो इसके ऊपर जो है 3 लेयर का एक कवर आ जाएगा, एक सिस्ट आ जाएगी। क्योंकि सिस्ट आ चुकी है आपके अमीबा के ऊपर तो इसे एनसिस्टेशन प्रोसेस बोल देंगे। तो 3 हम यहां पर कवर बना देते हैं। सबसे अंदर वाला जो कवर है ये हम बना देते हैं रेड कलर से, इसके ऊपर वाला जो कवर है ये हम बना देते हैं ग्रीनिश कलर से, और यहां पर इसके ऊपर जो कवर है ये हम बना देते हैं थोड़ा स्काई ब्लू कलर से,
तो यहां पर आपको 3 कवर्स देखने को मिल गए। इन 3 कवर्स को आप कंपैरेटिवली इकट्ठा करके क्या बोलते हैं, सिस्ट। और सिंस ये सिस्ट यहां पर जमा हो चुकी है तो इसे आप क्या बोलते हैं, एनसिस्टेशन प्रोसेस बोलते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी कि हाँ भाई अब अमीबा डिवाइड कर जाओ, तो क्या होगा, जो आपका एंसिस्टेड अमीबा है इसके अंदर आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है येलो कलर का, ये क्या करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा मल्टीपल फिजन से। यानी इसका टाइम वेस्ट हुआ है। अगर ये नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट होता तो 1 से 2 अमीबा बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, लेकिन इसका टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि कई देर तक ये कोट में पड़ा रहा है। तो अब क्या करेगा, ये इकट्ठा डिवाइड कर लेगा मल्टीपल फिजन, जितना डिवाइड कर सकता है उतना डिवाइड करेगा, काफी सारे माइन्यूट अमीबा या सूडोपोडियोस्पोर्स बना लेगा अपने अंदर। यानी यहां पर ये जो येलो कलर का न्यूक्लियस है ये काफी सारे और न्यूक्लियस तैयार कर लेगा, छोटे 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 छोटे। और उसके बाद जैसे ये कवर फटेगा तो ये छोटे छोटे न्यूक्लियस जो हैं, छोटे छोटे जो सूडोपोडियोस्पोर्स हैं, ये आपके एनवायरमेंट में चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। तो जैसे ही ये फटेगा सिस्ट, तो आपके स्पोर्स जो हैं सराउंडिंग मीडियम में चले जाएंगे और काफी सारे अमीबा बना लेंगे। इस प्रोसेस को आप स्पोरुलेशन बोलते हो। स्पोरुलेशन मतलब स्पोर का रिलीज होना। तो यहां पर आपने दो चीजें पढ़ी। एनसिस्टेशन का मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी, अमीबा सबसे पहले तो क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ करेगा और 3 लेयर की थिक कवरिंग यहां पर बना लेगा, जिसको आपने क्या बोला है, सिस्ट बोला है। इसको आपने सिस्ट बोला। सो सिस्ट के लग जाने की प्रोसेस इज सिस्टेशन या एनसिस्टेशन। उसके बाद यहां पर अंदर क्या हुआ, मल्टीपल फिजन हुआ। अंदर क्या हुआ, मल्टीपल फिजन हुआ, काफी सारे आपके सूडोपोडियोस्पोर्स बन गए। क्या बन गए, सूडोपोडियोस्पोर्स बन गए या फिर माइन्यूट अमीबा बन गए। फिर जैसे ही ये आपका सिस्ट वॉल फटा, रप्चर हुआ, तो सूडोपोडियोस्पोर्स आपके निकले और इन्होंने यंग अमीबा बना लिए। तो इसने मल्टीपल फिजन इस बार की है, यानी कि इस बार 2 अमीबा ना बन करके 50-100 अमीबा यहां पर बने, क्योंकि इसका टाइम जितना वेस्ट हुआ था जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में एक सिस्ट के अंदर था, उस टाइम को इसने यूटिलाइज कर लिया बहुत सारे बच्चे एक साथ पैदा करके। दिस इज स्पोरुलेशन। एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल कि स्ट्रक्चर फॉर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकते हो। जैसे कि क्लामाइडोमोनास आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसको आपने 11th क्लास में एल्गी के अंदर भी देखा होगा। यह आपका क्लामाइडोमोनास है। ये क्लामाइडोमोनास क्या करता है, ये क्लामाइडोमोनास काफी सारे जूस्पोर्स जो है ये लिबरेट कर देता है। जूस्पोर्स क्या है, जूस्पोर्स मोटाइल स्पोर होते हैं। तो इनके ऊपर क्या है, आपके 2 फ्लैजेला भी लगे रहते हैं, तो ये मोटाइल होते हैं। दैट्स व्हाई जूस्पोर्स आर मोटाइल इन नेचर। तो ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और जहां पर भी ये जाकर गिरेंगे, ये आपकी फेवरेबल कंडीशन मिलते ही जर्मिनेट कर जाएंगे। तो क्लामाइडोमोनास कैसे रिप्रोड्यूस करता है, जूस्पोर बनाता है। जैसे क्लामाइडोमोनास फटेगा, जूस्पोर रिलीज हो जाएंगे और ये जहां पर भी जाएंगे वहां पर अपना जलवा दिखा देंगे। पेनिसिलियम जो है, यहां पर आपको कोनिडिया देखने को मिलते हैं, राइट। ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, देखो बाहर की साइड प्रेजेंट है ना। तो ये जो कोनिडिया है ये आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ओके, कोनिडिया ऐसे ही लिबरेट होते रहते हैं, डिस्पर्स होते रहते हैं एक एक करके, एंड अल्टीमेटली ये भी जहां पर गिरेंगे जर्मिनेट हो जाएंगे। ये भी जर्मिनेट होकर क्या बना सकते हैं, आपका नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो ये क्या है, पेनिसिलियम है। तो ये भी जहां पर जर्मिनेट होंगे नया पेनिसिलियम बना लें। यहां पर देखो, ये आपका हाइड्रा है, बहुत ही अच्छे से जानते हैं आप इसको। हाइड्रा जो है, इसमें बडिंग का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉमन है। जैसे आप ईस्ट में देख रहे थे, वैसे हाइड्रा में भी बडिंग काफी कॉमन है। तो यहां पर भी बड है। ये बड जब डिटैच होगा ईस्ट के बड की तरह, ये अपना यंग ऑर्गेनिज्म जो है दोबारा से बना लेगा। एंड आपने स्पंज के बारे में जरूर पढ़ा होगा इन द एनिमल किंगडम। स्पंज का मतलब, हम स्पंज किसे कह रहे थे, पॉरीफेरा को, यानी जो सबसे नॉर्मल, सबसे स्टार्टिंग वाली जो आपकी फाइलम थी ना एनिमल किंगडम में, फाइलम पॉरीफेरा, उसे आप स्पंज कह रहे थे। यहां पर ये क्या है, कांटे स्पिक्यूल्स हैं। एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि यहां पर स्पंजिन फाइबर्स और सिलिका के स्पिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये स्पिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। यहां पर इसके अंदर क्या है, आपके गैम्यूल्स प्रेजेंट है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि आपका स्पंज किस हिसाब से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, गैम्यूल्स के दम पे। तो आपका पेनिसिलियम में क्या आया, कोनिडिया, क्लामाइडोमोनास में जूस्पोर, हाइड्रा में आपका बड, और यहां पर आपके स्पंज के अंदर गैम्यूल्स। ये चारों चीजें आपकी मेंशन्ड है एनसीईआरटी में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, कोनिडिया आपका पेनिसिलियम के अंदर, बड आपका हाइड्रा के अंदर, गैम्यूल आपका स्पंज के अंदर, और यहां पर आपका क्लामाइडोमोनास जूस्पोर वाला एग्जांपल भी गिवन है जो कि हमने देख लिया।
तो मेंबर ऑफ किंगडम फंगस जो हैं और कुछ सिंपल जो प्लांट है, प्लांट के अंदर एल्गी भी आती है, ब्रायोफाइट भी, टेरिडोफाइट भी, जिम्नोस्पर्म भी, एंजियोस्पर्म भी। तो इसमें जो एल्गी हैं, तो एल्गी और फंगस के अंदर क्या होता है, स्पेशल असेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या बोलते हो, जूस्पोर। तो ये जो स्पोर है ये क्या रहते हैं, मोटाइल रहते हैं, बिकॉज इनके ऊपर हमने फ्लैजेला बनाकर देखे हैं जस्ट अभी। तो इसी प्रकार के जो स्ट्रक्चर रहते हैं ये आपको असेक्सुअल रिप्रोड्यूस कराने में हेल्प करते हैं, जैसे कि कोनिडिया है, जूस्पोर है, बड है और गैम्यूल्स है। ये आपको यहां पर जानना था, राइट। सो दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको डायग्राम दे दे और आपसे बात पूछ ले कि बताओ भाई यहां पर क्या हुआ। ओके, अब देखो, while in animals and other simple organism the term asexual reproduction is used, प्लांट के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन टर्म का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आप एनिमल की बात कर रहे हो तो आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हो, लेकिन अगर आप वेजिटेबल्स की बात कर रहे हो ना, अगर आप प्लांट के अंदर आ चुके हो तो आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन टर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों ही चीजें असेक्सुअल हैं क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ये दोनों ही चीजें सेक्सुअल नहीं है। टर्म आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि प्लांट के अंदर आपके रनर्स हो सकते हैं जो कि ग्रासेस वगैरह में देखने को मिलते हैं, आपके राइजोम्स हो सकते हैं जो बनाना और जिंजर में देखने को मिलते हैं, आपके सकर्स हो सकते हैं, पाइनएप्पल वगैरह में देखने को मिल सकते हैं, पोटैटो ट्यूबर आपको देखने को मिल सकते हैं, आप देख सकते हो ऑफसेट इन वाटर हायासिंथ, आप देख सकते हो बल्ब या कॉर्म आप देख सकते हो आप अनियंस के अंदर और अलग अलग प्लांट्स के अंदर। ये सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल हैं। जैसे आपने पोटैटो की आंख देखी होगी, इसे कहा जाता है आई ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो पे काफी बार आईज लगी रहती है, वो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, राइट, दे आर एडवेंटिशियस बर्ड्स। तो क्या होते हैं वो जो एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं उनको आप अगर छोटा सा काट दोगे ना उस आंख वाले पोर्शन को और आप जमीन में लगा दोगे तो आपका नया पोटैटो प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। तो आपको दो पेरेंट की तो जरूरत पड़ी नहीं उसमें, आपने पोटैटो का एक छोटा सा पार्ट काटा और उसे जमीन में डाल दिया और आपको पूरा का पूरा पोटैटो प्लांट मिल गया। तो ये क्या होती है, असेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन है। नाम वेजिटेटिव दे दिया क्योंकि स्पेसिफिकली प्लांट की बात हो रही। तो इन स्ट्रक्चर को, ये जो रनर है, सकर है, ऑफसेट है, बल्ब है, कॉर्म है, इन सबको क्या कह दिया, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कह दिया। प्रोपेग्यूल मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराएंगे। प्रोपेग्यूल मतलब दे हैव द एबिलिटी टू प्रोपगेट, दे हैव द एबिलिटी टू प्रोपगेट, यानी इनके अंदर प्रोपगेशन की कैपेबिलिटी है, ये अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली यहां पर जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते, तो है तो ये भी असेक्सुअल। इसका नाम सिर्फ प्लांट के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, फर्क कोई नहीं है। इन सम ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी ब्रेक हो जाती है इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, यानी कि फ्रेगमेंट में अगर कन्वर्ट हो जाती है तो हर फ्रेगमेंट आपका एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म बना सकता है। जैसे हाइड्रा जो है इसमें बडिंग भी होती है, इसके आप फ्रेगमेंट भी काट सकते हैं, इसे आप फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे कि आपके खासकर जो फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनमें ये देखने को मिलता है, फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स। जैसे आपके कुछ चुनिंदा एल्गी हो गए जैसे स्पाइरोगायरा वगैरह, आपके फिलामेंटस फंगाई हो गए, फिलामेंटस फंजाई हो गए, इनमें आपको देखने को मिलती है फ्रेगमेंटेशन। सो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन शो द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। जैसे स्पाइरोगायरा का अगर मैं आपको बनाकर दिखा दूं, इस प्रकार का आपका ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये एक फिलामेंट है, ये नीचे दूसरा फिलामेंट है, इसके नीचे तीसरा फिलामेंट है, राइट। तो इसमें डिवीजन कैसे होगी, इसमें डिवीजन इस प्रकार से हो जाएगी। जब ये ऑर्गेनिज्म टूटेगा तो ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा। ये जो फिलामेंट है ये एक नया इंडिविजुअल बना लेगा, ये जो फिलामेंट है ये एक नया इंडिविजुअल बना लेगा, ये जो फिलामेंट है, ये जो फ्रेगमेंट है, ये अपना नया इंडिविजुअल बना लेगा। इस प्रकार से आपकी फ्रेगमेंटेशन यहां पर होती है, यानी फ्रेगमेंट के दम पे आप जो है टोटल यहां पर ऑर्गेनाइजेशन बैठा रहे। यहां पर देखो यार, यहां पर भी अलग अलग आपको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स दिखाए गए हैं, यानी असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, लेकिन किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। यहां पर देखो आपका जो पोटैटो है, इस पोटैटो के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, आईज प्रेजेंट रहती है, आई प्रेजेंट होती हैं, दे आर जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, ओके, जो जर्मिनेट कर सकते हैं और आपके नए प्लांट को गिव राइज कर सकते हैं। सो दीज आई बर्ड्स आर प्रेजेंट इन पोटैटो। आलू के अंदर ये प्रेजेंट होती है, जिन्हें आप ट्यूबर भी कह सकते हो, पोटैटो ट्यूबर भी कह सकते हो। यहां पर देखो, यहां पर ये आपका क्या है, यहां पर आपका जिंजर है, यहां पर आपका जिंजर है,
इस जिंजर के अंदर जो है आपके बड्स प्रेजेंट है, राइट। और ये जो बड्स हैं ये यहां पर आपके क्या कर सकते हैं, गिव राइज कर सकते हैं टू द न्यू जिंजर। इन्हें आप क्या कहते हो, राइजोम। ये जो राइजोम है जिंजर में भी प्रेजेंट होते हैं, बनाना में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जिंजर बनाना दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए। यहां पर जो है आपका दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज कॉल्ड एज बल्बिल, और प्रेजेंट किस प्लांट में है, अगेव के अंदर। तो ये बल्बिल ऑफ अगेव है। अगेव के अंदर किससे होगी रिप्रोडक्शन, बल्बिल से होगी। ये बात हमेशा याद रखना, ये पूछा जाता है। जैसे आपका स्पंजेस में पूछा जा रहा था गैम्यूल्स, वैसे ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछा जाएगा कि अगेव में क्या प्रेजेंट है। ये जो देख रहे हो आप एडवेंटिशियस बर्ड्स, ये कहां प्रेजेंट है, ऑन द नॉच ऑफ लीफ ऑफ ब्रायोफिलम। ये जो लीफ है ये किसकी है, ये ब्रायोफिलम की लीफ है। नॉर्दर्न पार्ट में कॉमनली देखने को मिलता है, ब्रायोफिलम की लीफ है। तो ब्रायोफिलम की जो लीफ है, इसकी जो बाउंड्री है, इसके ऊपर अलग अलग टाइप के बर्ड्स आ जाते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स। जब ये बर्ड नीचे गिरेंगे जमीन पे, तो ये दोबारा से एक नया ब्रायोफिलम का प्लांट आपका बना देंगे। और ये जो ऑफसेट है यहां पर, ऑफसेट ये किस प्लांट में प्रेजेंट है, ये वाटर हायासिंथ में प्रेजेंट है। वाटर हायासिंथ, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नाम है आइसोर्निया क्रेसिपिस। आइसोर्निया इसका साइंटिफिक नाम है। तो यहां पर वाटर हायासिंथ के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा गया था क्योंकि ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट। तो ये क्या करता है, वेजिटेटिवली अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो इसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल काफी ज्यादा है। ये अपने नंबर को किसी स्टेगनेंट वाटर में यानी रुके हुए तालाब में बहुत जल्दी बढ़ा लेता है। और चारों तरफ अगर आपका यही हो जाएगा वाटर हायासिंथ, तो नीचे जो मछलियां हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, रोशनी नहीं मिलेगी। नीचे जो प्लांट है, जूप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन है, सारे के सारे मर जाएंगे क्योंकि ना किसी को लाइट मिल रही है फोटोसिंथेसिस के लिए, ना किसी को ऑक्सीजन मिल रही है। ये अकेला जो है पूरे की पूरी वाटर बॉडी पे राज करता है और बाकी सब ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। इसीलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल बोला गया। लेकिन इसकी लीफ की शेप बहुत प्यारी होती है और इसके फ्लावर का कलर भी बहुत मस्त होता है, जिसकी वजह से इसे भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। यूनिक इसकी शेप थी लीफ की, यूनिक आपकी लीफ की शेप थी, जिस वजह से सोचा चलो यार ऑर्नामेंटल प्लांट है, प्यार से ले चलते हैं, सजावट के काम आएगा। लेकिन इसने आकर के काफी सारे तालाबों की बैंड बजा दी। ओके, इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। हमने स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज के बारे में पक्का ही सुना होगा, बाय एन एक्वेटिक वीड जिसका नाम है टेरर ऑफ बंगाल। ये एक एक्वेटिक प्लांट है जिसका नाम है वाटर हायासिंथ, जिसको हम आइसोर्निया भी बोल रहे हैं। ये मोस्ट इन्वेजिव वीड है, यानी कि यहाँ का नहीं है, ये फॉरेन से लाया गया। इन्वेजिव मतलब हमारे इलाके में घुस चुका है, इन्वेड कर चुका है। ये स्टैंडिंग वाटर यानी रुके हुए पानी को देखते हैं उसके अंदर अपने पैर जमा लेता है, ऑक्सीजन को रिटेन कर लेता है अपने अंदर, बाकी ऑर्गेनिज्म को नहीं देता, जिस वजह से फिशेस की और बाकी प्लांट्स की डेथ हो जाती है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव भी है। अगर इसके साइड में कोई प्लांट प्रेजेंट है, उसको नहीं लेने देगा ऑक्सीजन, उससे खुद ले लेगा और उसकी धज्जियां उड़ा देगा। प्लांट जो है इंडिया में किस लिए लाया गया था, क्योंकि इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर थे और इसकी जो शेप ऑफ लीव्स थी ये बहुत यूनिक थी। लेकिन सिंस ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर सकता है, तो ये पूरी की पूरी वाटर बॉडी में कुछ दिनों के अंदर ही फैल जाता है और इनसे छुटकारा पाना भी मुश्किल है, क्योंकि इनका छोटा सा कोई जड़ का टुकड़ा भी अगर रह गया वाटर बॉडी के अंदर, तो वो दोबारा से वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करके पूरे के पूरे वाटर हायासिंथ बना लेंगे और वाटर बॉडी को दोबारा से कवर कर लेंगे। राइट, अब देखो यार, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में अगला टॉपिक है कि नए प्लांटलेट कहां से आते हैं। नए प्लांटलेट आपके नोड से आते हैं। यानी अगर आप एक गन्ने का स्ट्रक्चर देखो, तो ये आपके गन्ने की लंबाई में यहां पर बना रहा हूं, यह आपका गन्ना है और गन्ने की कुछ पोरियां यहां पर बना देता हूं। तो ये आपकी एक मार्जिन है, ये आपकी एक मार्जिन है, ये आपकी एक मार्जिन है। तो ये जो गन्ने की पोरी पे लाइन आपको दिखाई देती है, क्या है, नोड, जहां से लीफ वगैरह उग सकते हैं। ये आपका क्या है, ये भी आपका नोड है और ये भी आपका नोड है। और जो दो सबसे पास वाले नोड होते हैं, इनके बीच के स्पेस को आप क्या बोलते हैं, इनके बीच के स्पेस को आप लोग बोलते हैं इंटर नोड। सिमिलरली ये जो स्पेस है इसको भी आप क्या बोलेंगे, इंटर नोड। राइट, तो ये जो नोड है ना, यहां से अलग अलग चीजें हमेशा उगती हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो यहां पर भी क्या है, नए जो प्लांटलेट आएंगे किसी भी प्लांट पे, ये उगेंगे कहां से, ये आपके हमेशा नोड से उगेंगे, ये बात याद रखनी है। तो नोड जब भी आपका डैम्प सॉइल यानी गीली मिट्टी या फिर पानी के कांटेक्ट में आएगा, तो यहां से रूट आपको ओरिजिनेट होती हुई दिखाई दे सकती है।
एंड रूट जैसे ही प्रोड्यूस हो जाएंगी नए प्लांट्स बन जाएंगे। समझ लीजिए कोई ऐसी चीज थी जहां पर नोड है, ये कोई ऐसी डाली थी जो नीचे जा रही थी एंड ये सॉइल के कांटेक्ट में आ गई, यहाँ पर आपका नोड भी है तो ये रूट्स बना लेंगे एंड अल्टीमेटली यहाँ से एक नए प्लांट की ओरिजिनेशन आपको होती हुई दिख जाएगी। सो नोड का पानी के साथ कांटेक्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपकी ओरिजिनेशन हो पाएगी। सिमिलरली जो आपके एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं, एडवेंटिशियस रीजन पे जो बर्ड्स हैं ये आपके लीफ की मार्जिन पर प्रेजेंट होते हैं। कहां पर? ब्रायोफिलम में, ये हम नोट कर चुके हैं। यहां पर देखो ब्रायोफिलम में हमने नोट किया था ये वाला जो नीचे डायग्राम है, दिस वन, राइट। यहां पर जो ब्रायोफिलम की जो लीफ है इसकी मार्जिन पर एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट थे और ये बर्ड ही थे जो कि ग्रो करके जर्मिनेट करके क्या बना रहे थे? नए ब्रायोफिलम बना रहे थे। जैसे ही गार्डनर्स को पता लगी इस प्रॉपर्टी की कि हाँ भाई आपकी जो लीफ मार्जिन है इससे नए ब्रायोफिलम बन सकते हैं, तो गार्डनर और फार्मर क्या करने लगे कि हाँ भाई ऐसे प्लांट जो है इनको वेजिटेटिव ही रिप्रोड्यूस कराने लगे कि एक लीफ ली उसमें 10 आपके एडवेंटिशियस बर्ड थे, उन्हें 10 अलग अलग जगह पर फेंक दिया और 10 नए बड़े प्लांट मिल गए। उनकी जब लीफ आई उनके ऊपर बर्ड आए तो उन्हें 10 और जगह फेंक दिया। इसी हिसाब से पूरी प्रोपेगेशन ये करने लगे। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज कॉमन मेथड इन ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो तो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही महत्व देते हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे आपके कोई एल्गी है, कोई फंगस है, ये आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। लेकिन आपको पता है कि सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट कौन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको अडेप्ट करने में हेल्प कराता है, आपको इवॉल्व करने में हेल्प कराता है। तो आपको अगर अडेप्ट करना है, इवॉल्व करना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहिए। तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है ना, जब इनकी जान पे बनाती है एल्गी और फंगस की, तो ये क्या करते हैं? एडवर्स कंडीशन के आने से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इनके पास दोनों ऑप्शन है, सेक्सुअल भी असेक्सुअल भी। तो ये क्या करते हैं? जूस्पोर ना बना करके गैमीट बना लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपके प्लांट्स में दिखाई देते हैं। क्योंकि प्लांट जो है जैसे कि आपका रोज प्लांट है, तो रोज प्लांट जो है ये आपका सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है तो गैमीट तो बनेंगे ही। असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, इसकी आप डाली काट के लगाओगे तो भी आपको रोज मिल जाएगा। लेकिन आप खुद का हाथ काट के जमीन में डाल दोगे तो तुम नहीं उग पाओगे। सो अल्टीमेटली यू डू नॉट हैव दैट पोटेंशियल। तो जो एनिमल्स है ना, इनमें सिर्फ सेक्सुअल देखने को मिलता है। जो हायर एनिमल्स हैं इनमें सिर्फ सेक्सुअल मोड देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन का, लेकिन प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों देखने को मिलता है। एनिमल्स में असेक्सुअल खत्म हो जाता है। ज्यादातर जो आपके हायर लेवल के हैं ये सिर्फ सेक्सुअली डिवाइड करना प्रेफर करते हैं। हाथ वाला एग्जांपल आपको हमेशा काम आएगा। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर इतनी चर्चा हो ही रही है सो लेट्स गेट इनटू इट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसके अंदर इवेंट्स कौन कौन से हैं एंड व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? फॉर्मेशन होगी गैमीट की, क्योंकि गैमीट फ्यूजन यहां पर मैंडेटरी है। अगर गैमीट को फ्यूज कराना है तो आपको पहले बनाने भी तो पड़ेंगे ना। तो या तो सेम इंडिविजुअल दोनों गैमीट बना सकते हैं, अगर आपका एक ही इंडिविजुअल है इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी, तो ये क्या कर सकता है? बोथ गैमीट्स बना सकता है, बोथ गैमीट्स बना सकता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? बायसेक्सुअल। इसमें दोनों सेक्सेस होती हैं, बाय मतलब दोनों, सेक्सुअल ये मेल भी होता है, ये आपका फीमेल भी होता है। लेकिन आपके गैमेट डिफरेंट इंडिविजुअल्स भी बना सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस के केस में हमारा जो मेल है वो आपका सिर्फ मेल गैमेट बना पाएगा एंड जो फीमेल है वो सिर्फ फीमेल गैमेट बना पाएगी। तो मेल और फीमेल जो है ये आपके सेपरेट होते हैं, इन्हें यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। सो दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। अब ये जो गैमेट बने हैं ये जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट जो है फर्दर डेवलप करके नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, उसमें सेल डिवीजन होती रहती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात क्या है? दैट इट इज इलेबोरेट। ये आपका काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, काफी लंबा प्रोसेस है और इसीलिए स्लो भी है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि आपने एक डाली को काटा रोज प्लांट की और आपने जमीन में लगा दिया, वो 6-7 दिन में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ह्यूमंस के अंदर अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद आपका एक पूरा का पूरा जो है फेज है, प्रेगनेंसी का फेज है, उसके बाद जो है आपकी पार्चुरेशन होगी यानी बेबी की डिलीवरी होगी। ये स्लो प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है और आपका बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना जाता है।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके मुकाबले बहुत ही आपका फास्ट है, क्योंकि आप बीज उगाते हो, आपको 4-5 दिन में हल्की सी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। कंपैरेटिवली जल्दी आउटकम्स आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें कोई अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आकर के अपने गैमीट्स नहीं दे रहे हैं। ओके, because of the fusion of male and female gamete, sexual reproduction result in the organism not identical to parents or among themselves। ये हमने क्या बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें आपके दो गैमीट आपके फ्यूज हो रहे हैं, और अगर ये फ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, न्यू कैरेक्टर्स मिलेंगे, नए कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको मिल रहे हैं मेरे दोस्त, तो इसका सिंपल सा एक ही मतलब है कि अब आप जो है अपने पेरेंट जैसे नहीं दिखोगे। जैसे कि मैं हूं, आई एम नॉट लुक अलाइक ऑफ माई फादर, आई एम नॉट लुक अलाइक ऑफ माई मदर, आई एम हैविंग एन सेपरेट फेस कट, कि मेरा जो फेस कट है वो एकदम अलग है, डिस्टिंग्विशेबल है, राइट? कोई मुझे देखकर ये नहीं बोलते कि अरे शर्मा साहब कैसे हो, बिकॉज मैं एकदम 100% आई एम नॉट लुकिंग जस्ट लाइक माई फादर, राइट? आई एम नॉट हिज कार्बन कॉपी, बिकॉज माई मदर्स कैरेक्टर्स आर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन मी, विच हैज मेड अ न्यू कॉम्बिनेशन। सो यहां पर क्या है, मैं और मेरी बहन आपस में एक जैसे नहीं दिखते, जबकि हमारे पेरेंट्स सेम हैं, क्योंकि उस टाइम पर अलग कैरेक्टर्स कंबाइन किए हैं एंड डिफरेंट गैमीट्स जब बने थे अलग अलग टाइम पर, सो वी गॉट इनटू डिफरेंट शेप्स। एंड सिमिलरली हम अपने पेरेंट्स जैसे भी 100% सिमिलर नहीं है, एंड दीज डिफरेंसेस आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करते हैं। A study of diverse organism, that is plant, animal, fungus, shows that they differ so greatly in the external morphology। अब एक फंगस कैसा दिखता है? फंगस क्या है? फफूंद है। आपने एक बर्गर को, एक ब्रेड को अपने घर के बाहर रख दिया और उसके ऊपर ग्रीन कलर की आपको फफूंद देखने को मिल गई, ब्रेड मोल्ड देखने को मिल गया, फंगस है। और तुम इतने बड़े दिखते हो, हट्टे कट्टे, ऑब्वियसली तुम एक फंगस जैसे तो नहीं दिखते। तो आपकी बॉडी में इतना फर्क है, इंटरनल स्ट्रक्चर में इतना फर्क है। फंगस क्या है? बालों का एक गुच्छा है, हाइफे हैं उसके अंदर, इस हिसाब के। फंगस क्या है? फंगस में इस प्रकार के हाइफे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तो तुम्हारी फिजियोलॉजी भी डिफरेंट है, कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो तुम, तो कितने अच्छे अच्छे रिएक्शन शो करते होगे। बट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो पैटर्न सिमिलर है। पैटर्न क्या सिमिलर है? चाहे दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, सबसे पहले गैमीट बनेंगे, फिर गैमीट पास पास आएंगे, फिर गैमीट फ्यूज होंगे, फिर जाइगोट बनेगा, और जाइगोट डेवलप होकर नया बड़ा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ये सब के अंदर होता है। अब चाहे वो एक फंगस हो, चाहे वो एक प्लांट हो, चाहे एक एनिमल, आउटकम सबका डिफरेंट है। फंगस के गैमीट मिलकर फंगस बनाएंगे, एनिमल के गैमीट मिलकर एनिमल बनाएंगे, प्लांट के गैमीट मिलकर प्लांट बनाएंगे, लेकिन इवेंट्स तो सेम है ना, गैमीट तो सब में ही बने, जाइगोट तो सब में ही बना, डेवलपमेंट तो सब में ही हुई। तो यहां पर इसी की बात की गई है कि हम भांति भांति के हैं, हम बहुत अलग दिखते हैं एक दूसरे से, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इवेंट हम सबके अंदर क्या है, एकदम सेम। नाउ प्लांट्स के अंदर बात करते हैं। प्लांट्स जो हैं ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे एनुअल। एनुअल मतलब एक साल। आप अपनी जॉब बताते हो ना, जॉब की जब बात करते हो, जॉब प्रोफाइल की, कि आपको पहले कितना पैकेज मिलता था, 14 लाख पर एनम। एनम मींस अ ईयर, ओके। तो यहां पर एनुअल जो है इसका मतलब है एक साल या एक सीजन। तो एक साल जो है इसमें ये प्लांट उग लेता है, फ्लावरिंग कर लेता है, और डेथ हो जाती है इसकी। एक साल में सारे काम कर लेगा, बच्चा भी रहेगा, जवानी भी देख लेगा अपनी, फ्लावरिंग भी कर लेगा बढ़िया, और उसके बाद सेनेसेंट होकर बूढ़ा होकर मर भी जाएगा। बायएनियल का मतलब 2 साल, यानी इनमें जो है आपके 2 साल देखने को मिलते हैं। तो जो आपकी फसलें हैं ये एक साल ही सर्वाइव करती है। जैसे गेहूं है, आपने उगाया, काट दिया, ग्रो करते ही फ्लावरिंग होते हैं। सरसों है, उगाई, काट दी, बाजरा है, काट दिया, जवार काट दिया। बायनियल का मतलब क्या है, 2 सीजन्स में इनकी ग्रोथ होती है, 2 साल में। एक साल जो है चलेगा इनका वेजिटेटिव फेज, जब ये वेजिटेटिव है यानी इनमें रिप्रोडक्शन अभी नहीं हुई। दूसरी साल जो है रिप्रोडक्टिव फेज चलेगा, यानी जिनमें ये एक्चुअल में क्या करेंगे, फ्लावर करेंगे। तो 2 साल यहां पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। दूसरी साल में फ्लावरिंग करेंगे, 2 साल में इनकी डेथ हो जाएगी। तो सिंस 1 साल और 2 साल ये सर्वाइव कर रहे हैं, तो इनमें क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेजेस देखने को मिलते हैं। कि एक प्लांट को आप 1 साल तो आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आपने भाई अपने हाथों से बीज लगाया है तो आप बोल सकते हो भाई बीज उगा, तो ये अभी बच्चा है प्लांट। फिर फ्लावरिंग हुई, भाई जवान हो गया है, फ्लावरिंग हो गई है, अब इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की उम्र आ चुकी है। फिर फ्लावरिंग करने के बाद आपका सेनेसेंट यानी बूढ़ा होने लग गया, तो आप
बोलोगे कि अब इसकी लाइफ साइकिल खत्म होने वाली है। 1 साल में आप हर चीज को नोट कर सकते हो, 2 साल में भी आप हर चीज को नोट कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने हाथों से बीज बोए हैं, तो आप पता लगा सकते हो कि कौन सा फेज चल रहा है प्लांट का। तो क्लियर कट यहाँ पर डिस्टिंग्विशमेंट देखने को मिल जाती है कि प्लांट आपका अभी बच्चा है, कि रिप्रोडक्टिव फेज में है, कि सेनेसेंट है, क्या चक्कर है, आप बता सकते हो। लेकिन जो पेरिनियल स्पीसीज है, इनमें आप नहीं बता सकते, क्योंकि पेरिनियल स्पीसीज क्या पता कितनी पुरानी हो। जैसे बंबू का जो प्लांट है, 50 से 100 साल में सिर्फ एक बार फ्लावर आते हैं उसके ऊपर, और फिर उसकी डेथ हो जाती है। अब उस 50 से 100 साल में एक बार फ्लावर आएंगे, तो अब आपको क्या पता कि भाई बंबू प्लांट कितने साल का है। समझ लो 50 साल में बंबू पे फ्लावर आते हैं, और आप अभी जस्ट बचपन में हो, तो आपको क्या पता कि ये बंबू प्लांट भाई 35 साल का है, 40 साल का है, 25 साल का है, 15 साल का है, आपको कोई आइडिया नहीं है। यू कैन नॉट डिसाइड कि क्या हो रहा है, उसका स्टेटस क्या है प्लांट का। तो पेरिनियल प्लांट्स जो हैं, इनमें बहुत डिफिकल्टी होती है इन फेजेस को डिफाइन करने में, क्योंकि पेरिनियल प्लांट क्या आपने एक बार उगा दिए, वो बहुत टाइम लेते हैं मैच्योर होने में। जैसे आम की गुठली आपने एक बार उगाई, तो अगली साल आपको आम नहीं मिलेंगे, उससे अगली साल भी हो सकता है ना मिले। जब मैच्योर होगा 2.5-3 साल में प्लांट, तब आपको आम मिलेंगे। फिर हर साल उसी टाइम पर गर्मियों के मौसम में आम आपको मिलेंगे, सेम टाइम पे फ्लावरिंग होगी। तो ये मल्टीपल टाइम फ्लावरिंग करते हैं। पेरिनियल जो प्लांट है बहुत साल तक सर्वाइव करते हैं और मल्टीपल सीजन्स में फ्लावरिंग करते हैं। सो फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेना, जैसे कि बंबू 50 से 100 साल में एक बार फ्लावरिंग करेगा, फ्रूटिंग करेगा, और उसके बाद डेथ हो जाएगी। दूसरा जो क्रिटिकल प्लांट है, इसका नाम है स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, जिसको आप नीला कुरंजी बोलते हो। नीला कुरंजी मतलब नीले कलर का। तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में ये जो है आपके हिली एरियाज को नीले कलर में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू स्ट्रेचेस में ये लिखा हुआ, क्योंकि नीले कलर के हैं, तो एक वादियां जो है बन जाती हैं नीले कलर की, बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो जो टूरिस्ट हैं वो अट्रैक्ट भी होते हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु जाना प्रेफर करते हैं, स्पेशली हर 12 साल के गैप पे। क्योंकि जैसे बंबू 50 से 100 साल में एक बार फ्लावर करता है, नीला कुरंजी 12 साल में एक बार फ्लावर करता है। सितंबर अक्टूबर के महीने में लास्ट टाइम 2018 में फ्लावर किया था। ओके, इसकी फोटो भी आई थी, अगर आपने सर्च ना किया हो तो आप अलग से सर्च कर सकते हो। नीला कुलंजी फ्लावर्ड 2018 ऐसा करके सर्च करोगे गूगल पे, फोटो मिल जाएगी। ओके, तो अलग अलग टूरिस्ट को ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एनिमल्स में क्या होता है, जुवेनाइल फेज जो है इट इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। यानी जब आप जवानी में कदम रखते हो तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, यू बिकम मोर मस्क्यूलर। अगर तुम एक आदमी हो, तुम एक मर्द हो, तो तुम ज्यादा मस्क्यूलर हो जाते हो। आर्मपिट्स के ऊपर जो है हेयर्स आपके बहुत ही ज्यादा थिक हो जाते हैं। जो आपका रीजन है, रिप्रोडक्टिव रीजन जो है, वो भी आपका बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है, एज वेल एज जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी काफी ज्यादा डेवलप्ड एज वेल एज एनलार्ज हो जाते हैं। अगर आप फीमेल की बात करो तो उनकी मॉर्फोलॉजी में भी काफी चेंजेस आते हैं, जैसे कि उनके हिप्स ब्रॉड हो जाते हैं, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट अच्छी खासी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिनको देखकर आप बता सकते हो कि कोई इंडिविजुअल किस फेज के अंदर है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल हैं, जो हॉर्मोन्स हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर निरंतर कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं। आपके अंदर जो आपके टेस्टोस्टेरॉन है, एंड्रोजन है, ये मैक्सिमम लेवल पे हो जाएंगे। फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम लेवल पे हो जाएंगे। उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रॉबस्ट हो जाएंगी, राइट, कंटिन्यूअसली चलने लगेंगी। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ओके, द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल इन ड्यूरेशन इन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। काफी जो इंडिविजुअल है वो बहुत लंबे टाइम तक रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपकी जो रिप्रोडक्टिव एज है वो काफी लंबी चलती है, लेकिन अगर कोई और ऑर्गेनिज्म है तो उसमें रिप्रोडक्टिव एज काफी कन्फाइंड या रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है। बर्ड्स जो हैं, जो कि नेचर में रहती हैं, ये सिर्फ सीजनली अंडे देती हैं। यानी अगर आप किसी बर्ड को देखो, अगर आप किसी मुर्गी को ही देखोगे, तो वो अगर नेचर में रह रही है तो वो कभी कभी अंडे देगी सीजनली, की बिकॉज इट इज अ सीजनल फेनोमेना। लेकिन जो कैप्टिविटी में बर्ड रहती हैं, यानी जिनको आप पकड़ के रखते हो पोल्ट्री फार्म के अंदर, वो पूरी साल यानी रोज एग देती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ केमिकल्स इंसर्ट किए जाते हैं। आप जब उन्हें ट्रिगर करोगे अंडे देने के लिए तो वो अंडे देंगी, लेकिन दैट इज नॉट द रिप्रोडक्शन, दैट इज कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। आप छेड़खानी कर रहे हो यहाँ पे नेचर के साथ अपने फायदे के लिए, क्योंकि आपको उन अंडों को बेचना है। वो बच्चों वाले अंडे नहीं होते। अगर आप नॉर्मली ये जो संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे जो तुम ट्रे खरीद के लाते हो, अगर तुम घर पे रखे रहोगे तो उसमें से बच्चा नहीं फूटेगा, बिकॉज वो रिप्रोडक्शन वाला अंडा है ही नहीं। इट इज जस्ट मेड बाय गिविंग सम केमिकल्स इन द कैप्टिविटी और द पोल्ट्री फार्म।
अगर आप फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स की बात करते हो, यानी जिनके अंदर प्लेसेंटा होता है जो कि बच्चे का ख्याल रखता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो बच्चे को इनिशियली जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम रहता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम रहता है, वहां से एक्सक्रीटरी मटेरियल निकालने का काम रहता है, ये प्लेसेंटा करता है। तो प्लेसेंटल मैमल्स जो रहते हैं इनमें साइक्लिकल चेंजेस आते हैं इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरीज एंड द एक्सेसरी डक्ट, यानी ओवरी जो है, फेलोपियन ट्यूब जो है, इनके अंदर काफी सारे बदलाव आते हैं और हार्मोन्स का लेवल जो है ये भी इस टाइम पर शूट होता है या फॉल होता है, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा हार्मोन है। तो ये चेंजेस आपको खुद के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं इफ यू आर अ फीमेल। तो अभी आप जिस एज में हो आपको ये चेंजेस देखने को मिलते हैं जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हो। हर महीने मेंसेस भी आते ही होंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक फीमेल के लिए। यहाँ पर आपको अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन का अच्छे खासे तरीके से ख्याल रखना पड़ता है। जिस टाइम पर आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूट जाती है और ब्लड के फॉर्म में बाहर आने लग जाती है, उस टाइम पर आपको पैड्स का प्रयोग भी करना चाहिए। एंड आई होप यू आर अवेयर इनफ कि आजकल तो काफी सारी कैंपेनिंग हो रही है, तो आपको इन बातों का पता भी होगा। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये जो है आपके ओव्यूलेशन भी कराती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जो आपका एक पूरा का पूरा फेज है 28 दिनों का, इसके 14th डे पे आपको एग आता है यानी ओव्यूलेशन होती है, जिस टाइम पर आपका ओवम रिलीज होता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुई होती तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो झड़ के बाहर आने लग जाती है एंड अल्टीमेटली मेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। यू कैन एनकाउंटर द मेंसेस। तो नॉन प्राइमेट जो होते हैं यानी जो ऑर्डर प्राइमेटा के मेंबर नहीं है, जैसे कि आपका गाय है, शीप है, रैट है, डियर है, डॉग है, टाइगर है, इन सब के अंदर भी ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको आप ऑयस्ट्रस साइकिल बोलते हो बिकॉज दे आर नॉन प्राइमेट्स। जबकि जो प्राइमेट है यानी ह्यूमन से रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे मंकीज हैं, एप्स हैं, ह्यूमन है, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर्टिकुलर साइकिल को आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। काफी जो आपके मैमल्स हैं स्पेशली जो कि नेचुरल और वाइल्ड कंडीशन में रहते हैं अपने नेचुरल एटमॉस्फेयर में, ये ऐसी साइकिल्स सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में ही शो करते हैं। इन्हें आप सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं, यानी इनमें कंटिन्यूअसली हर महीने एग नहीं आता, एक सीजन के दौरान ही इनमें एग आएगा, तो दे आर सीजनल ब्रीडर्स। ये पूरी साल जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ह्यूमंस की बात करो तो वी आर कंटिन्यूअस ब्रीडर, राइट। तो हम लोग कंटिन्यूअसली ब्रीड कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये चलती रहती है, ये रुकती नहीं जब तक मीनोपॉज ना आ जाए। तो जब आपका जिंदगी में पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो इसे आप क्या बोलते हैं, मीनार्क बोलते हैं। ओके, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। और जब आखिरी मेंसेस होते हैं एकदम बुढ़ापे में 50 साल के आसपास या 55 साल के आसपास, ये देखने को मिलता है इन अ लॉट ऑफ फीमेल्स। अलग अलग ड्यूरेशन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, इसे आप मेनोपॉज बोलते हैं। यहाँ पर जो है आपके मेंसेस पॉज हो जाते हैं। ओके, इसके बाद आपको ओव्यूलेशन नहीं होगी, इसके बाद आपका कोई भी ओवम रिलीज नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग इज सेनेसेंस, यानी रिप्रोडक्शन के बाद जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है किसी ऑर्गेनिज्म का तो वो ओल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इतना लंबा सर्वाइव करते हो कि आप अपना बुढ़ापा देख पाओ तो आपको पता लगेगा कि बुढ़ापे में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज का एंड हो चुका होता है। यू आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन एट दिस मोमेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लग जाता है, आप बहुत अच्छे से मूव नहीं कर पाते, आप बहुत अच्छे से अपने कामों को जो है अंजाम नहीं दे पाते। तो यहां पर क्या होता है, आप सेनेसेंट हो जाओगे, काफी स्लो हो जाओगे एंड सेनेसेंस के बाद अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाएगी। तो अभी तक आपने एक रेंज को समझा है, पहले आप बच्चे थे, उसके बाद आप जो है अटेन किए रिप्रोडक्टिव एज को, रिप्रोडक्टिव एज को अटेन करने के बाद आपने रिप्रोडक्शन शो किया, फिर आपके रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो है खत्म हो जाते हैं, आप सेनेसेंट स्टेज पे आ जाते हो, आप बूढ़े होने लगते हो और अंततः आपकी डेथ हो जाती है। तो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, हॉर्मोन्स और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो चीजें हैं जो कि आपके इन फेजेस के अंदर ट्रांजिशन कराती है। यानी जब आपके हॉर्मोन्स बढ़ेंगे तो आप बच्चे से जवान की तरफ जो है कदम रख चुके होंगे। जब आपके हार्मोन जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं जब ये आपके कम होने लगेंगे तो अल्टीमेटली आप लोगों का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी कम हो जाएगा और आप सेनेसेंस की तरफ चले जाएंगे। तो ये जो हार्मोन्स हैं काफी सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ मिलकर रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस और हमारे बिहेवियर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। कि हमारा बिहेवियर क्या होगा, हमारे अंदर हॉर्मोन्स का कितना जो है शूट हो रहा है, दैट इज टोटली
गिविंग अस एन इंस्टिंक्ट कि हम क्या करने वाले हैं आगे। तो हमारे अंदर जो भी चेंजेस होते हैं जवानी में, दैट आर जस्ट बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स कौन कौन से हैं? सबके अंदर ये कॉमन होंगे। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है तो क्या करते हैं, ये कुछ प्रोसेसेस करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि सिमिलर होते हैं इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। हम ये जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स हैं रिप्रोडक्शन के, ओके, दे आर वेरी डिफरेंट। जैसे कि फंगस के गैमेट की अगर आप बात करें और हमारे गैमेट की बात करें तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। लेकिन अगर आप देखेंगे इवेंट्स तो वो कॉमन है कि गैमेट तो बनेंगे दोनों में ही, आसपास भी आएंगे, फ्यूजन भी होगा, जाइगोट भी बनेगा, रिप्रोडक्शन के बाद आपका जाइगोट बनने के बाद अल्टीमेटली डिवीजन और डिफरेंशिएशन भी होगा। ये सारी चीजें सब में कॉमन है। तो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि इलेबोरेट हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, सिंस इट इज एन इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस, हमने अभी देखा था, ये एक रेगुलर सीक्वेंस में होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट होगी, यानी फर्टिलाइजेशन होगी, मेल और गैमेट बनेंगे, फीमेल गैमेट बनेंगे, पास पास आएंगे और जाइगोट बना लेंगे। जाइगोट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, यानी जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बनेगा, यानी बच्चा अब जो है डेवलप होने लगेगा। एंड ये सारी चीजें जो है इन्हें 3 स्टेजेस में डाला गया है। पहली जो स्टेज है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि आपके फर्टिलाइजेशन से पहले का फेज। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, पहले तो गैमीट बनेंगे, गैमीट बनेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना, तो फर्टिलाइजेशन से पहले गैमीट बनाने पड़ेंगे। दूसरा गैमीट ट्रांसफर, अब गैमीट ट्रांसफर होंगे, एक दूसरे के पास पहुंचेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन यानी गैमीट क्या होंगे, आपके फ्यूज होंगे, गैमीट आपके फ्यूज होंगे। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब जाइगोट जो था अब बन चुका है फ्यूज होने से, तो जो जाइगोट था ये किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, यानी आपका एम्ब्रियोजेनेसिस यहां पर होगी। तो दिस इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस, गैमीटो मतलब गैमेट, जेनेसिस मतलब जनरेशन, तो गैमीट फॉर्मेशन होगा सबसे पहले तो। एंड देन गैमीट ट्रांसफर, की गैमीट को जो है फिजिकली एक दूसरे के पास लाया जाएगा जिससे कि एकदम पास आके फ्यूज कर सके। तो ये दोनों चीजें हमें करानी है, तब जाके आपकी फर्टिलाइजेशन हो पाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हो अलग अलग गैमीट आपको दिखाए हैं। जो फर्स्ट केस है दैट इज क्लैडोफोरा, जो फर्स्ट केस है दैट इज क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा में सबसे अच्छी बात क्या दिखाई दे रही है कि ये मेल है कि ये फीमेल है, या ये मेल है ये फीमेल है, आप नहीं बता सकते। ये दोनों के दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, तो इन्हें आप क्या बोलते हो, आइसोगैमेट्स बोलते हो। आइसो का मतलब होता है सेम, तो या तो आप इन्हें आइसोगैमेट्स बोलते हो या आप इन्हें होमोगैमेट्स बोलते हो। दूसरा केस अगर आप देखोगे तो ये फ्यूकस है, फ्यूकस भी एक एल्गी है। फ्यूकस के अंदर आपको ये मेल देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और ये आपको बड़ा वाला फीमेल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, फ्यूकस के अंदर आपके अलग अलग साइज के गैमेट्स है, इन्हें आप क्या बोलते हो, आइसोगैमेट की जगह होमोगैमेट आइसोगैमेट की जगह एनाइसोगैमेट बोलते हो, होमोगैमेट की जगह हेट्रोगैमेट बोलते हो। एनाइसो का मतलब डिसिमिलर, हेट्रो का मतलब डिसिमिलर। और ये आपका ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर देखो ये फीमेल गैमेट है, ये आपके मेल स्पर्म्स है। तो ये भी आपके कैसे हैं, हेट्रोगैमेट हैं। इसमें भी मेल फीमेल को आप पहचान सकते हो बहुत ही आसानी से। तो अलग अलग टाइप के गैमेट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, गैमीट का बनना। तो गैमीट जो है आपके हैप्लॉइड सेल होते हैं। हैप्लॉइड सेल मतलब इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। आपके अंदर नॉर्मल जो सोमेटिक सेल है इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्यों, क्योंकि एक सेट आपकी मदर से आएगा, एक फादर से। आप अगर अपनी बात करो तो 23 क्रोमोसोम आपके कहां से आए, 23 क्रोमोसोम आपके आए फादर के गैमेट से, और 23 क्रोमोसोम आपके आए मदर के गैमेट से। अब ये जो फादर के गैमेट है और ये जो मदर के गैमेट हैं, जब ये फ्यूज हो गए तब जाके आपका जाइगोट बना। इसमें कितने बने, 23 पेयर बने ना। तो ये जो आपके 23 और 23 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन चुके हैं, यानी यहां पर 23 के 23 क्रोमोसोम का सेट है, राइट, एक पेयर है। लेकिन यहां पर सिर्फ सिंगल सेट प्रेजेंट होगा हैप्लॉइड के अंदर। जैसे यहां पर 23 क्रोमोसोम है सिर्फ, तो इस प्रकार के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5, और यहां पर एसोसिएशन भी है, 1 2 3
4 5, राइट। यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से अटैच्ड भी है, तो आपको अटैचमेंट भी देखने को मिलती है। बात समझ में आई? तो ये सेट में हो गए, यहाँ पर आपका सिंगल सिंगल आपको देखने को मिल रहा है। तो गैमेट जब बनेंगे तो ये सिंगल सिंगल आपको करने पड़ेंगे। तो अगर कोई डिप्लॉयड सेल है जो गैमेट बना रहा है तो आपको एक सेट कम करना पड़ेगा। ओके, सम एल्गी जिसमें दोनों गैमेट सिमिलर होते हैं, ओके, तो आप बता नहीं सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, इसलिए इन्हें होमोगैमेट या आइसोगैमेट कहा जाता है। जैसे लास्ट केस में आपने देखा क्लैडोफोरा, जो कि एक एल्गी है। सिमिलरली जो आपके मेजॉरिटी हैं, ज्यादातर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म या हेट्रोगैमेटिक होते हैं, जैसे आपने फ्यूकस का एग्जांपल देखा, ह्यूमंस का देखा, और ज्यादातर प्लांट के अंदर भी ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर मेल जो है इसको एंथ्राजॉइड कहा जाता है या स्पर्म, और फीमेल जो है इसको एग या ओवम कह के आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो फीमेल है ये यूजुअली नॉन मोटाइल होती है, नहीं चल पाती, और बिगर होती है, बड़ी होती है साइज में। और जो आपका मेल है, स्पर्म है, ये आपका स्मॉलर होता है, इसीलिए झटपट भागता रहता है, और ये आपका मोटाइल भी होता है, इस पे फ्लैजेला लगा रहता है जैसे आपके स्पर्म के अंदर, राइट। अब सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैंने एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल थे सबको एक साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया। इस चैप्टर के अंदर अलग अलग जगह पे एग्जाम्पल दिए थे, मैंने सबको इकट्ठा डाल दिया। सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें दोनों गैमेट एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी बन सकते हैं अगर वो बायसेक्सुअल है। तो मैंने आपको बताया था इफ एन ऑर्गेनिज्म इज बायसेक्सुअल, तो इसमें मेल भी होगा, इसमें फीमेल भी होगा। अगर एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है तो इसमें या तो ये मेल हो सकता है या फिर ये फीमेल ही हो सकता है, राइट। तो अगर आपका यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है तो दो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ेगी हमें दोनों गैमेट बनाने के लिए। अगर बायसेक्सुअल है तो एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों गैमेट बना सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। अब ये जो है गैमेट, ये दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स भी बना सकते हैं, बट ये बात हमेशा ट्रू नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अगर बायसेक्सुअल है तो सिंगल ऑर्गेनिज्म भी दोनों गैमेट बना देगा। तो प्लांट आपके यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बायसेक्सुअल भी, एनिमल भी यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, बायसेक्सुअल भी। अगर आप देखें काफी सारे फंगस, प्लांट, तो यहां पर आप होमोथैलिक या मोनोशियस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बायसेक्सुअल कंडीशन दिखाने के लिए। तो यहां पर हम कुछ टर्म्स लिखेंगे कि आप किस चीज को क्या क्या बोल सकते हो। बायसेक्सुअल को आप क्या क्या बोल सकते हो? बायसेक्सुअल को पहली चीज आप लोग बोल सकते हो हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब बायसेक्सुअल ही होता है, यह हर्माफ्रोडाइट लिखा हुआ। एनिमल्स में टर्म इस्तेमाल की जाती है। बायसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स इसके अंदर है, इसे आप क्या बोलते हो? मोनोशियस भी बोलते हो। मोनोशियस, मोनो का मतलब सिंगल, और शियस का मतलब बॉडी, यानी सिंगल बॉडी के अंदर दोनों गैमेट बन जाएंगे। तो मोनो का मतलब सिंगल बॉडी, तो यानी बायसेक्सुअल की बात हो रही है। और मोनो में आपका सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर ओ आ रहा है, तो आप इसे होमोथैलिक भी बोल सकते हो। होमोथैलिक, थैलिक मतलब एल्गी या फंगस की बात हो रही है, थैला की बात हो रही है, राइट। सो ये जो ओ है मोनोशियस, होमोथैलिक, आपको इससे याद हो जाएगा। अपोजिट कर दो इसका यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यानी दो अलग अलग इंडिविजुअल्स लगेंगे। यूनिसेक्सुअल मतलब एक मेल है एक फीमेल, तो दो ऑर्गेनिजम्स लगेंगे दोनों गैमीट के लिए, तो इसे आप क्या बोलोगे? डायोशियस, यानी दो बॉडी लगेंगी, इसे आप बोलोगे डायोशियस। और होमोथैलिक का उल्टा कर दो, आपका क्या बन जाएगा? हेटेरोथैलिक। हेटेरोथैलिक, ये सारी टर्म्स एक होती है, इनको ऐसे याद कर लीजिए। डन। तो बाइसेक्सुअल कंडीशन जो है इसे आप क्या बोलते हैं? होमोथैलिक या मोनोशियस बोलते हैं। और हेट्रोथैलिक और डायोशियस टर्म जो है आपका यूनिसेक्सुअल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म के अंदर यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर जो है इसे आप स्टेमिनेट बोलते हैं, क्योंकि मेल प्लांट का जो मेल पार्ट का नाम क्या रहता है? स्टेमन। तो जिसमें स्टेमन है वो स्टेमिनेट। और फीमेल के अंदर क्या होगा? इसे पिस्टिलेट बोलोगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर पिस्टिल या कार्पेल प्रेजेंट रहते हैं, तो इसे पिस्टिलेट बोल दिया जाता है। ओके, कुछ ऐसे फ्लावर हैं जिनमें बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, तो इनको आप मोनोशियस बोल सकते हो। और अगर ये आपके यूनिसेक्सुअल हैं तो इन्हें डायोशियस भी बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोशियस प्लांट, मोनोशियस प्लांट मतलब आपके बायसेक्सुअल। तो सी फॉर कुकुरबिट, सी फॉर कारा, सी फॉर कोकोनट।
कुकुरबिट और कोकोनट से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कारा और स्वीट पोटैटो आपका आगे डायग्राम में गिवन है। तो कुकुरबिट और कोकोनट आपके मोनोशियस है। तो आप इसको सीएम से याद कर सकते हो कि मोनोशियस के एग्जांपल जो हैं वो आपके सी से स्टार्ट है, कुकुरबिट, कारा, कोकोनट, और स्वीट पोटैटो आपका बायसेक्सुअल फ्लावर होता है। ये आपको आगे दिया हुआ है इसी चैप्टर में, मैंने सारे एक साथ लिख दिए। एनसीईआरटी में यहाँ पर 2 ही एग्जांपल है, मैंने कारा और स्वीट पोटैटो भी यहीं लिख दिया। डायोशियस प्लांट यानी यूनिसेक्सुअल, आपका पपाया, पी फॉर पपाया, डेट पाम एंड मार्केंशिया, ये कारा और मार्केंशिया डायग्राम में गिवन, ये आपका डायोशियस होता है, यानी आपका यूनिसेक्सुअल होता है। तो मोनोशियस में क्या है आपका कुकुरबिट, कोकोनट, कारा एज वेल एज आपका स्वीट पोटैटो, और यहां पर नीचे आया पपाया, डेट पाम और मार्केंशिया डायोशियस में। एनिमल्स की अगर आप बात करें तो बाइसेक्सुअल कौन होता है आपका अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में क्योंकि सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स थे। स्पंज यानी आपका पॉरीफेरा, टेपवर्म जो कि आपका प्लेटीहेल्मिंथ यानी फ्लैट वर्म है, प्लेटीहेल्मिंथ, एंड लीच, ये आपका बाइसेक्सुअल है। एंड आपका यूनिसेक्सुअल क्या हो गया, कॉकरोच हो गया, क्योंकि कॉकरोच की आप टाइप स्टडी डिटेल में पढ़ चुके हो। कॉकरोच जो है आपका, इसमें मेल कॉकरोच अलग था, फीमेल कॉकरोच अलग थी। तो इनको हम लोग एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, राइट, कि हमने किस बिना पर बोला जो भी हमने पढ़ा है। ये क्या है आपका क्लिटलम रीजन प्रेजेंट है इन अर्थवॉर्म। ये अर्थवॉर्म की बात हो रही है, यहाँ पे देखो टेस्टिस भी साथ दिखाया हुआ है और ओवरी भी साथ दिखाया हुआ है, यानी यहाँ पर मेल आपका ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है। तो क्या हो गया आपका ये जो अर्थवॉर्म है, क्या ये बाइसेक्सुअल हो गया, बिल्कुल हो गया। एनिमल्स के अंदर ये बाइसेक्सुअल हो गया, बिल्कुल हो गया। जहां कॉकरोच आपको मेल अलग दिखाई दे रहा है और फीमेल अलग दे रही है, यानी कि आपका कॉकरोच जो है क्या ये यूनिसेक्सुअल हो गया, बिल्कुल हो गया। तो यहां पर ये यूनिसेक्सुअल है। तो कॉकरोच आपका क्या हो गया, कॉकरोच आपका यूनिसेक्सुअल हो गया, जबकि आपका अर्थवॉर्म आपका बायसेक्सुअल हो गया। यहां पर अगर आप सी देखेंगे, दिस इज सी, दैट इज कारा। तो कारा में देखो आपका अपर जो पार्ट है ये ऊगोनियम है, फीमेल आपका ऊपर प्रेजेंट रहता है, अपर पार्ट जो है ये फीमेल है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपका नीट में। और जो लोअर पार्ट है ये मेल है, तो मैं अपर लोअर भी लिख रहा हूं, लोअर जो है ये मेल है, इसे आपने क्या बोल दिया है, कारा बोल दिया। तो मेल और फीमेल एक में ही है, क्या ये बाइसेक्सुअल है, बिल्कुल है। तो इसे आपने क्या बोल दिया, मोनोशियस बोल दिया। मोनोशियस में क्या क्या थे आपके, कोकोनट और आपका कारा भी उसी के अंदर आ गया, राइट, कोकोनट कुकुरबिट के साथ आपका कारा भी आ गया है। और यहां पर बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल यानी वही बात हो गई, स्टेमन कार्पल एक ही साथ है, यानी ये भी बाइसेक्सुअल हो गया, ये भी आपका मोनोशियस हो गया। यहां पर स्वीट पोटैटो दिया हुआ है, इसीलिए मैंने कोकोनट कुकुरबिट कारा के साथ स्वीट पोटैटो भी ऐड कर दिया था। और यहां पर आपका डी मार्केंशिया है, ये प्लांट आपका मार्केंशिया है। मार्केंशिया में आप देख रहे हो आर की गोनियोफोर यानी फीमेल अलग है, एंथ्रीडियोफोर यानी मेल अलग है, यानी ये कैसे है, ये आपके यूनिसेक्सुअल हैं। अगर ये यूनिसेक्सुअल है मेरे भाई तो ये आपके डायोशियस में आ गए। तो इसमें हमने मार्केंशिया ऐड कर दिया था आपके पपाया और डेट पाम के साथ। तो सारे डायग्राम्स और सारे एग्जांपल्स को मैंने एक ही साथ कंबाइन कर दिया था, तो इसमें कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए, यहां पर सारी चीजें आपकी एक ही साथ कवर हो जाती। डन। अब देखो यार, गैमेटोजेनेसिस यानी गैमीट फॉर्मेशन होता कैसे। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सेल डिवीजन कैसा हो, माइटोसिस है या मियोसिस, ये हम समझेंगे। गैमेट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली मेल और फीमेल। तो दो गैमेट होते हैं, मेल गैमेट जो मेल बॉडी से आएगा, फीमेल गैमेट जो फीमेल बॉडी से आएगी, जाहिर सी बात है। गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, यानी इनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन जो पेरेंट है जिससे गैमेट बनेंगे, ये या तो हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, ये या तो डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। तो इनके बनने का तरीका अलग अलग हो सकता है। समझ लो अगर पेरेंट आपका हैप्लॉइड है, अगर पेरेंट आपका हैप्लॉइड है और इससे आपको जो गैमीट बनाना है, ये गैमीट भी हैप्लॉइड है, इससे आपको गैमीट बनाना है, गैमीट भी हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड क्या आप मायोसिस से बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि मियोसिस में क्या होगा, आपका क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा, इट इज रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन यहां पर आपको इक्वल रखना है, तो क्या होगा, माइटोसिस आप करोगे, माइटोसिस से नंबर एकदम इक्वल रहता है। तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाओगे तो माइटोसिस से बनाओगे, ना कि मियोसिस से। काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि मोनेरा, आपके फंगस, आपके एल्गी, ब्रायोफाइट, जिनमें हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी देखने को मिलती है, यानी यहां पर पेरेंट हैप्लॉइड होता है। जबकि आपके जो हायर प्लांट हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें आपकी बॉडी एज वेल एज ज्यादातर एनिमल्स में, मोस्ट एनिमल्स में जो आपकी बॉडी है
वो डिप्लॉयड होती है, जैसे कि ह्यूमंस के केस में। तो अगर आप डिप्लॉयड पेरेंट हैं, अगर आप डिप्लॉयड पेरेंट हैं और आपको गैमीट बनाना है हैप्लॉयड, तो आप कैसे बनाओगे यार? अगर आप डिप्लॉयड पेरेंट है और गैमीट बना रहे हो हैप्लॉयड, तो कैसे बनाओगे? गैमीट का नंबर आपको आधा करना है तो मियोसिस करोगे ना, रिडक्शनल डिवीजन करोगे। गैमेट का नंबर आधा करना है तो आप मियोसिस करोगे। ओके, तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड वाया मियोसिस और हैप्लॉयड से हैप्लॉयड वाया माइटोसिस। तो डिप्लॉयड जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मियोसिस शो करेंगे ऑब्वियसली गैमेट बनाने के लिए, तो इनमें स्पेशल सेल्स होते हैं, इन्हें आप क्या बोलते हैं? मियोसाइट। मियो का मतलब मियोसिस शो करने वाले, साइट का मतलब सेल्स। ऐसे सेल जो मियोसिस शो करेंगे इन्हें प्यार से मियोसाइट बोल दिया है। तो इन्हें आप गैमीट मदर सेल भी बोलते हैं, क्योंकि यही वो मदर है, यही वो माँ है, यही वो डिप्लॉयड सेल है जो आगे चल के गैमीट बनाएगी वाया मियोसिस। तो ये मियोसिस शो करते हैं और गैमीट बना लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपका एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है ये आपका गैमेट में चला जाता है, यानी डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाने की प्रक्रिया आपने पूरी कर दी। यहां पर आपको एक चार्ट दिया गया है इन एनसीईआरटी, जिसको आपको टोटल डेसिफर करना पड़ता है। यहां पर आपको बोला है कि मियोसाइट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे और गैमेट के अंदर कितने होंगे, तो आपको सिंपल मैथ लगानी है। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर डिप्लॉयड सेट में 46, तो गैमेट में जाएंगे 23। हाउस फ्लाई में 12 दिए हुए हैं तो आधा कर दो, कितने हो जाएंगे? 6। यहां पर आपका 21 दिया हुआ है एन में, तो डबल कर दो 42 हो जाएंगे। 78 है तो आधे कर दो, कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। कहीं पर मैथ की गलती हो तो देख लेना यार। 19 है डबल कर दोगे कितने हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे। 8 है आधा कर दोगे 4 हो जाएंगे। 630 है डबल कर दोगे 1260 हो जाएंगे। एप्पल में 34 है आधा कर दोगे 17 हो जाएंगे। 12 है डबल कर दोगे 24 हो जाएंगे। 20 का आधा कर दोगे 10 हो जाएंगे। 24 का डबल कर दोगे 48 हो जाएंगे। 380 का आधा कर दोगे 190 हो जाएंगे। 8 का डबल कर दोगे 16 हो जाएंगे। आपको करना क्या है? मियोसाइट आपका 2n है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो n को, सिंपल आंसर आ जाएगा। यानी यहां पर आपको कुछ डेटा मिल गया है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉयड में, हाउस फ्लाई में 12 होते हैं, रैट में 42 होते हैं, डॉग में 78 होते हैं, कैट में 38 होते हैं, फ्रूट फ्लाई में 8 होते हैं। ये डेटा याद कर लो, गोला मार देता हूं। ह्यूमन का तो करना ही करना है क्योंकि ह्यूमन तो तुम हो, इतनी तो जिम्मेदारी बनती है भाई, अपने बारे में जानो। ऑफियोग्लोसम जो कि एक फर्न है, इसमें 1260 है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, वन ऑफ द मैक्सिमम दैट यू आर गोइंग टू सी। ऑफियोग्लोसम का पढ़ना है भाई। एप्पल का ना पढ़ो चल जाएगा, राइस का ना पढ़ो चल जाएगा, मेज का ना पढ़ो चल जाएगा, पोटैटो का ना पढ़ो चल जाएगा। बटरफ्लाई देखो आपसे कितनी छोटी है लेकिन कितने ज्यादा इसने ले रखे हैं क्रोमोसोम्स। और अनियन का आगे एक बार सेल वाले चैप्टर में आपको काम आएगा, हालांकि मैंने चीज पढ़ा दी है बिकॉज सेल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेल साइकिल सेल डिवीजन, लेकिन वहां पर आपको ये काम आता है। तो ये 4-5 वैल्यूज याद कर लो डिप्लॉयड के केस में, हैप्लॉयड की कोई जरूरत नहीं। गैमीट ट्रांसफर, अब प्री फर्टिलाइजेशन में दूसरा इवेंट क्या आया? गैमीट तो बना लिए, हैप्लॉयड ने हैप्लॉयड गैमीट बनाया वाया माइटोसिस, डिप्लॉयड ने हैप्लॉयड गैमीट बनाया वाया मियोसिस। गैमीट ट्रांसफर, अब इनको पास पास कैसे लाएं? सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इनको फिजिकली पास पास लाना है जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो पाए, इनका फ्यूजन हो पाए। इस फ्यूजन को आप लोग प्यार से क्या कहते हो? सिनगैमी भी बोलते हो, यानी सेल्स का जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो आप इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को सिनगैमी भी बोल करके रिप्रेजेंट करते हो। यहां पर क्या है? इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल और फीमेल गैमेट में से मेल मोटाइल होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम लिखकर भी बताया है पिछले से पिछले स्लाइड में। मेल आपका छोटा है एज वेल एज मोटाइल होगा फ्लैजेला की वजह से, जबकि फीमेल आपका स्टेशनरी होगा यानी नॉन मोटाइल होगा और आपका बड़ा भी होगा। क्यों होता है ये बड़ा? ये बड़ा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल जो है ये अपने अंदर क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स स्टोर करती है, और जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा न्यूट्रिएंट स्टोर कर पाएगी, इसीलिए इसका साइज बिगर होता है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, तो एनोटेटेड स्लाइड्स को पक्का यार याद से डाउनलोड कर लेना, मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, राइट? तो ये एनोटेटेड स्लाइड्स जो है जब पढ़ोगे तो तुम्हें चीजों का रीजन समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं हर चीज लिखते हुए चल रहा हूँ। एक्सेप्शंस क्या है? अ फ्यू फंगस एंड एल्गा। एल्गा में जैसे आपने देखा था क्लैडोफोरा, जहां पर क्या था? दोनों के दोनों गैमेट में आपको मोटिलिटी देखने को मिल रही थी, दोनों गैमेट ही मोटाइल थे, आइसोगैमेट्स थे। तो हो सकता है दोनों गैमेट मोटाइल हो, अदरवाइज मेल आपका ज्यादातर केस में मोटाइल होता है। यहां पर हमें एक मीडियम चाहिए जिसमें ये मोटाइल गैमेट अपना जलवा बिखेर सके। भाई इसको तैरना तो आता है लेकिन पानी भी तो दोगे। अब तुम्हें स्विमिंग आती है, अब मैं तुम्हें बोलूं कि अच्छा यार लेक्चर लेते लेते जरा तैर के दिखा दो, तो हवा में थोड़ी तैरोगे, उड़ने थोड़ी लग जाओगे, पानी तो चाहिए ही। तो इनको भी तैरने के लिए एक मीडियम चाहिए रहता है जिससे कि जो मेल गैमेट्स है ये मूव करके फीमेल तक पहुंच सके।
जो आपके एल्गी हैं, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, ये कहाँ पाए जाते हैं? उस जगह पाए जाते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी भी हो। इसलिए ब्रायोफाइट को क्या बोला गया था? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, वाटर की जरूरत थी फर्टिलाइजेशन के लिए। टेरिडोफाइट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है काफी रेस्ट्रिक्टेड थी, ये लाइन हमने पढ़ी थी प्लांट किंगडम चैप्टर में। क्यों? क्योंकि पानी की जरूरत है। तो इनमें वाटर ही वो मीडियम है जो कि आपके गैमेट्स को पास पास लेकर के आएगा। अगर पानी नहीं तो इनमें रिप्रोडक्शन नहीं। तो लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट जो है ये आपके, क्योंकि पानी में तुम बहा दे रहे हो गैमेट्स को कि भाई जाओ फीमेल तक पहुंच जाओ। अब पानी का बहाव तो अपने हिसाब से मेंटेन होता है। ऐसा तो नहीं है कि पानी को तुम एक डायरेक्शन में अपने हिसाब से भेज सकते हो, पानी तो बहता रहता है। हो सकता है फीमेल आपकी इस साइड हो, आप इस साइड में गैमेट बहा दो, तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है आपका गैमेट्स का। इसलिए हजारों गुना ज्यादा बनते हैं आपके मेल गैमेट्स एज कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि मेल आपके 99% या उससे ज्यादा पहुंच ही नहीं पाते फीमेल तक। इसलिए इतने ज्यादा गैमेट छोड़ दो कि इक्का दुक्का तो तुक्के से ही पहुंच जाए, राइट। इन सीड प्लांट यानी जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं, सीड प्लांट यानी जो आपके जिम्नोस्पर्म्स है जिनमें नेकेड सीड है, और आपके जो एंजियोस्पर्म है जिनमें कवर्ड सीड है, राइट, सीड कोट यहां पे प्रेजेंट है। तो ये जो है इनमें पॉलन ग्रेन जो है ये मेल गैमीट को लेकर के जाते हैं। कहां तक? फीमेल तक लेकर जाते हैं, एग तक। तो पॉलन ग्रेन जो है एंथर में बनते हैं और इसीलिए इन्हें स्टिग्मा तक पहुंचाना रहता है सो दैट फर्टिलाइजेशन हो पाए। तो यहां पे एंथर क्या है, स्टिग्मा क्या है, ये समझ लेते हैं। जो मेल रहता है आपका एक फ्लावर के अंदर, वो मेल जो रहता है उसमें एक अपर पार्ट है जिसमें दो लोब्स रहते हैं। ये जो बायलोब्ड पार्ट है इसे आपने क्या बोला? एंथर। और इस एंथर के नीचे एक डंडी लगी रहती है लंबी सी, जिसको आपने क्या बोला? फिलामेंट। एंथर के बाद आपने इसे बोला फिलामेंट। तो ये जो एंथर है इसके अंदर क्या बनते हैं? इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और इस पॉलन ग्रेन के अंदर रहता है मेल गैमेट। तो आपका जब ये एंथर फटेगा तो ये पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। अब इन्हें कहां पहुंचना है? फीमेल तक। तो फीमेल में तीन पार्ट है आपका। सबसे ऊपर स्टिग्मा जिसके ऊपर पॉलन आकर के बैठेगा इस हिसाब से, देन स्टाइल जो कि एक लंबी ट्यूब है, एंड देन सबसे नीचे जो भारी पार्ट है आपका बल्ज्ड पार्ट, सूजा हुआ पार्ट, इसे आप ओवरी बोलते हो, जिसके ऊपर आपका एग इस हिसाब से प्रेजेंट रहता है। तो ये जो पार्ट है इसे आपने बोला स्टिग्मा, इसे आपने बोला स्टाइल, और नीचे जो बल्ज पार्ट है इसको आपने बोला ओवरी। अब यहां पर मेरे भाई अगर आप देखोगे तो यहां पर जब ये पॉलन एक्सेप्ट हो जाएगा ना, जब ये पॉलन एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये जर्मिनेट कर जाता है और पॉलन ट्यूब बना लेता है। और ये जो ट्यूब है, ये जो नलकी है, इसके थ्रू आपका पॉलन जो है मेल गैमेट पहुंचा देता है आपके फीमेल गैमेट तक। तो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन हो पाती है। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जो कि सेल्फ फर्टिलाइजिंग हो सकते हैं, यानी बाइसेक्सुअल है तो इनके पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं खुद के, तो एक ही फ्लावर पे दोनों पार्ट है, जैसे कि मटर के अंदर। तो ये क्या कर सकते हैं? अपने ही पॉलन ग्रेन अपनी ही स्टिग्मा के ऊपर भेज सकते हैं, विच इज अ रिलेटिवली इजी प्रोसेस, क्योंकि आसपास प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलन ग्रेन फटाफट से शेड कर दिए जाते हैं ऑन स्टिग्मा और पॉलन ट्यूब ग्रो हो जाती है। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स हैं जिनमें आपका एक फ्लावर के ऊपर सिर्फ फीमेल पार्ट है, पॉलन आपका किसी और प्लांट से आएगा, तो यहां पर क्या है? यहां पर आपका पॉलिनेशन होती है, यानी यहां पर पॉलन का ट्रांसफर होता है। तो इसे आप क्या कहते हैं? पॉलिनेशन प्रोसेस कहते हैं। पॉलिनेशन नाम का प्रोसेस हुआ, पॉलन का ट्रांसफर हुआ, एंड अल्टीमेटली स्टिग्मा तक पॉलन पहुंच चुके। जब स्टिग्मा पे पॉलन पहुंचेंगे और अगर वो एक्सेप्ट हो गए हैं तो जर्मिनेट यहां पर कर जाएंगे और एक पॉलन ट्यूब बना लेंगे। ये पॉलन ट्यूब जो है ये मेल गैमेट को लेकर जाएगी एग तक और वहां पर जाकर ये फर्टिलाइज कर लेंगे, फ्यूज कर लेंगे। ओके। एनिमल्स की अगर आप बात करें तो इन डायोशस एनिमल्स यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में मेल और फीमेल गैमेट जो हैं अलग इंडिविजुअल्स में बनेंगे। तो यहां पर क्या है? गैमेट ट्रांसफर कराना जरूरी है। आपका अगर सक्सेसफुल ट्रांसफर हो चुका है गैमेट का तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा? एक अच्छे मकाम पर पहुंच जाएगा, आपके फर्टिलाइजेशन तक पहुंच जाएगा, क्योंकि गैमेट पास पास आ चुके हैं तो अब इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो यहां पर देखो जो होमोगैमेटिक कंडीशन थी आपके एल्गा के अंदर, दैट इज क्लैडोफोरा, यानी दोनों गैमेट एक जैसे थे, अब ये दोनों गैमेट क्या करने लग पड़े हैं? फ्यूजन करने लग पड़े। फ्यूजन के बाद इन्होंने डिप्लॉयड जाइगोट बना लिया, क्योंकि एक सेट आपका इस गैमेट में था, एक सेट क्रोमोसोम का इस गैमेट में था, तो डिप्लॉयड जाइगोट बना लेते हैं। जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होगा, और इन्होंने डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो यहां पर क्या है? पॉलन ग्रेन जो है ये आपके आए है स्टिग्मा के ऊपर, तो यहां पर पॉलन ट्यूब के फॉर्म में ये जर्मिनेट करते हैं
और आपका पहुंच जाते हैं कहां तक, फीमेल गैमेट तक, और उसके बाद आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो दिस इज द गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर के बाद आपके एकदम पास पास आ चुके हैं गैमेट, तो अब वो क्या करेंगे, अब फर्टिलाइजेशन करेंगे, राइट। तो मोस्ट वाइटल इवेंट जो है यहां पर ये क्या है, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसी से आपका नया इंडिविजुअल बनेगा। जाइगोट है क्योंकि यही दो जनरेशन के बीच का लिंक है, यही आपके पेरेंटल जनरेशन को फ्यूचर जनरेशन से कनेक्ट करता है। तो फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी यहां पर हो जाएगी, जिन टर्म्स को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो गैमेट पास पास आया और डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। यहां पर एक स्पेशल केस है, बहुत स्पेशल केस है, जिसको आप क्या बोलते हो, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनो का मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनो का मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, और जेनेसिस का मतलब जनरेशन। जैसे गैमेटोजेनेसिस में, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या था, गैमेट का जनरेशन, वैसे यहां पर क्या है, पार्थेनोजेनेसिस यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म का जनरेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म का जनरेशन। यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई लेकिन तब भी नया ऑर्गेनिज्म बना, क्यों, क्योंकि जो फीमेल गैमेट था वो डेवलप कर गया। ओके, सो यहां पर क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि रोटिफर्स, आपकी हनी बी, और कुछ लिजार्ड्स या फिर बर्ड्स जैसे कि टर्की। ये चारों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डबल स्टार मार्क कर देता हूं, इवन ट्रिपल स्टार मार्क कर देता हूं। रोटिफर्स, हनी बी, टर्की एंड आपके कुछ लिजार्ड्स। यहां पर जो फीमेल गैमेट है इसको सिग्नल मिल जाता है खुद ही खुद डेवलप करने के, और ये फीमेल गैमेट क्योंकि हैप्लॉइड है, खुद ही खुद डेवलप करके एक हैप्लॉइड गैमेट बना देती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड ही तो आएगी नहीं, एक ही सेट है क्रोमोसोम का, उसी से डेवलप होकर क्या बना देती है, नया ऑर्गेनिज्म बना देती है, जिसे आप पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा कॉमनली ये देखने को मिलता है हनी बीज में। हनी बीज में आप आगे चल के जेनेटिक्स में पढ़ेंगे भी, इनफैक्ट मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, तो वहां पर आप मेरा लेक्चर जाकर देख सकते हैं। यहां पर आपके जो मेल्स होते हैं इनमें आधे क्रोमोसोम्स होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स, क्यों, क्योंकि मेल्स आपके पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं, इनमें कोई फ्यूजन हुई ही नहीं, तो इसमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि एल्गी जिनको पानी की जरूरत है, या जो फिशेस हैं, बोनी फिशेस वगैरह, और एम्फीबियन जो कि अपने जिंदगी का कुछ भाग पानी में बिताते हैं, यहां पर जो गैमेट्स का फ्यूजन है कहां होगा, एक्सटर्नल मीडियम में, क्योंकि इनके पास चारों ओर पानी है, तो ये अपने गैमेट्स को पानी में छोड़ देते हैं। वहीं पर मेल गैमेट आता है, फीमेल गैमेट आता है, एंड ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर यानी पानी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है, इसे आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हो। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए सिंक्रोनी बहुत जरूरी है, यानी कि टाइमिंग बहुत जरूरी है, कि आप जो है बहुत सारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स एक साथ पानी में छोड़ो, जिससे कि उनके फ्यूजन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए और आपके सिनगैमी के चांसेस बढ़ेंगे, तभी आपकी फर्टिलाइजेशन हो पाएगी। सो दिस हैपेंस इन बोनी फिशेज एंड फ्रॉग्स, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि पानी में लार्ज नंबर ऑफ गैमेट है, जितने ज्यादा वो आपके फ्यूज होंगे उतने ही ज्यादा आपके ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे। और ऑफस्प्रिंग ज्यादा बनाए क्यों है, क्योंकि इनको डेंजर है, इनकी जान को खतरा है, क्योंकि बॉडी के बाहर हो रही है फर्टिलाइजेशन। तो आप कोई बड़ी मछली आई, उसने देखा अरे यार यहाँ तो अंडे पड़े हैं, तो संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो खा लेते हैं भाई, दारा सिंह साहब ने कहा था, तो अल्टीमेटली वो अंडों को खाकर चली जाती है। इस वजह से क्या है, आपके छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है और ये अडल्टहुड तक सर्वाइव नहीं कर पाते, यानी जब ये छोटे हैं तब भी इनको थ्रेट है जिंदगी का। इसीलिए बहुत ज्यादा प्रोजेनीज, हजारों में बच्चे यहां पर पैदा होते हैं। अगर आप लैंड पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करो, इसी के कॉन्ट्रास्ट में उल्टे केस की अगर बात करो, आप पानी में तो बहुत दिक्कत है, लैंड की अगर आप बात करो, जैसे कि काफी सारे फंगस हैं, काफी सारे एनिमल्स हैं, रेप्टाइल हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं यानी हम लोग हैं, और मेजोरिटी ऑफ प्लांट है, जैसे आपके कुछ ब्रायोफाइट हो गए जो रहेंगे लैंड पे, थोड़ा बहुत पानी चाहिए इनको, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। इनमें सिनगैमी जो है, फ्यूजन जो है, ये आपकी प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर होगी, इसे आप क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऑर्गेनिज्म के खुद के अंदर आपकी सिनगैमी या फ्यूजन हो रही है। सो इन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म, एग जो है ये आपके फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा, दैट इज वेरी ऑब्वियस, और मेल गैमेट जो है ये भी फीमेल बॉडी में पहुंच जाएगा ज्यादातर केसेस के अंदर। तो मेल गैमेट यहां पर मोटाइल है, तो ये एग तक पहुंच जाता है और फ्यूजन कर लेता है, और यहां पर भी आपके अच्छे खासे मेल गैमेट बनते हैं, और एग कम बनते हैं क्योंकि एग की फ्यूजन की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़िया है। मेल गैमेट ज्यादा क्यों बने सर, यहां पे तो फ्यूजन के चांसेस अच्छे खासे हैं,
मेल गैमेट इसीलिए ज्यादा बने जिससे कि जो बेस्ट गैमेट है वो आपका पहुंच जाए, जो सबसे ज्यादा मोटाइल हो। आपके स्पर्म्स में भी अलग अलग फिल्मों में दिखाया, 3 इडियट्स में दिखाया, स्टार्टिंग में रेस होती है, राइट। जो मोटाइल स्पर्म्स है, जो हेल्थी स्पर्म्स है, वो जल्दी पहुंचते हैं, उनका सिलेक्शन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन सीड प्लांट यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट है, बिकॉज मेल गैमेट इज नॉट ऑलवेज मोटाइल, कभी कभी नॉन मोटाइल भी होता है, तो इनको जो है पॉलन ट्यूब के थ्रू ले जाया जा सकता है फीमेल गैमेट तक, और इनको कोई जानवर भी उठा के ले जा सकता है। तो पॉलिनेशन के अलग अलग मेथड है, हवा उड़ा के ले जा सकती है पॉलन को, ओके। आपका पानी जो है बहा करके ले जा सकता है, आपका कोई चिड़िया उठा करके ले जा सकती है, आपका कोई बैट उठा के, चमगादड़ उठा के ले जा सकता है, आपका कोई बड़ा बर्ड उठा के ले जा सकता है, कोई रोटिफर उठा के ले जा सकता है। अलग अलग मेथड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो फर्टिलाइजेशन इस हिसाब से हो जाती है, अलग अलग मेथड है अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर, प्लांट और एनिमल्स पे सिंस वी हैव द सेकंड एंड थर्ड चैप्टर, तो वहां पे हम डिटेल में इसे जानेंगे। सो जाइगोट के बनने के बाद जो भी प्रोसेस होते हैं, इसे आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, यानी फ्यूजन के बाद जो भी चीजें हुई। तो जाइगोट क्या है पहले ये देखते हैं। डिप्लॉयड जाइगोट आपका यूनिवर्सली बनेगा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि मेल और फीमेल गैमेट थे विच वर हैप्लॉयड इन नेचर, और ये दोनों हैप्लॉयड गैमेट जब फ्यूज किए तो आपका डिप्लॉयड एक सेल बन गया, जिसको आपने क्या बोला, जाइगोट। और ये जो डिप्लॉयड सेल है फिर फर्दर आपका जर्मिनेट या फिर क्या कर सकता है, डिवीजन कर सकता है। डिवीजन करेगा तो थाउजेंड्स ऑफ क्या बन जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ डिप्लॉयड सेल्स बन जाएंगे। फिर क्या होगी, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगी। डिफरेंशिएशन मतलब आपकी स्पेसिफिक ऑर्गन, स्पेसिफिक टिश्यूज बनने लग जाएंगे। यानी जो हजारों डिप्लॉयड सेल है, इनमें से 50 सेल क्या बना लेंगे, किडनी बना लेंगे, 50 सेल आपके क्या बना लेंगे, लीवर बना लेंगे, 50 सेल आपकी ब्रेन बना लेंगे, 50 सेल आपकी आई बना लेंगे। आपकी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे, तो डिफरेंट ऑर्गन्स बनाने के लिए डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, इनको अलग अलग सिग्नल आपको देना पड़ेगा। तो एक बार जाइगोट बने तो आपकी पूरी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स कैसे बनी, बाय 2 डिफरेंट प्रोसेसेस। पहला आपका डिवीजन जिससे सेल का नंबर बढ़ता है, दूसरा डिफरेंशिएशन जिससे सेल की औकात बढ़ती है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन बना लेता है। यहां पर क्या हुआ, जिन ऑर्गन्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो थोड़े ज्यादा प्रोन रहते हैं, यानी ये खतरे के निशान पे रहते हैं, इनको कोई भी आकर खा सकता है, तो यूजुअली ये वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, इनमें सेफ जगह पर आपका जो प्रोजनी है उसको तैयार किया जाता है। फर्दर ये भी डिपेंड करता है कि जाइगोट की डेवलपमेंट कैसी होगी, कि लाइफ साइकिल कैसी है इंडिविजुअल की, और आपका एनवायरनमेंट कैसा है। यानी कि हमारे अंदर जो जाइगोट है वो आपका डिवीजन करेगा और डिफरेंशिएशन करेगा, और जो डिप्लॉयड जाइगोट है ये आपका डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना लेगा, डिप्लॉयड बॉडी बना लेगा। लेकिन आपने देखा है काफी एल्गी, काफी ब्रायोफाइट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, तो जाइगोट जो है वो क्या करेगा, मियोसिस से हैप्लॉयड स्पोर बना लेगा और तब जाके हैप्लॉयड प्लांट बॉडी बनाएगा। तो ये लाइफ साइकिल पर भी डिपेंड करता है कि प्लांट जो है वो हैप्लॉन्टिक है या डिप्लॉन्टिक है, ओके। ऑर्गेनिज्म जो फंगस के हैं या एल्गी के हैं, यहां पर जाइगोट एक थिक वॉल बना लेता है अपने चारों ओर, और ये जो थिक वॉल है इसे डेसिकेशन से बचाती है, यानी सूखने से बचाती है और डैमेज से बचाती है। तो जाइगोट जो है ये रेस्ट स्टेट में चला जाता है बिफोर जर्मिनेशन, यानी पहले हर चीज को एनालाइज करता है कि क्या मेरे जर्मिनेट होने लायक आसपास कंडीशंस मौजूद हैं, अगर यस तो जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस, यानी अगर आपका डिप्लॉयड जाइगोट है तो ये मियोसिस शो करेगा, तब जाके आपका हैप्लॉयड क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। तो डिप्लॉयड जाइगोट जो है ये क्या बनाएगा, हैप्लॉयड स्पोर बनाएगा, और ये हैप्लॉयड स्पोर आपका जर्मिनेट करके हैप्लॉयड प्लांट बनाएगा पूरा का पूरा जर्मिनेट करके। तो यहां पर क्या हुआ, अलग प्रकार की लाइफ साइकिल देखने को मिली। लेकिन आप अपने अंदर देखो तो जो डिप्लॉयड जाइगोट है इसे क्या करना है, डिप्लॉयड ही प्लांट बॉडी बनानी है, तो ये माइटोसिस से बना लेगा, इसमें मियोसिस का कोई रोल नहीं होगा यहां पर, जबकि आपके मियोसिस का इंपॉर्टेंट रोल था। ये आपका डिफरेंस है, ये आपका डिफरेंस है। तो जाइगोट क्या है, एक लिंक है जो कि कंटिन्यूटी कराता है स्पीसीज की, यानी एक जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन के बीच का कनेक्टिंग लिंक आप किसे कह सकते हो, जाइगोट को कह सकते हो। हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है
इसे एक सिंगल सेल का डिप्लॉयड जाइगोट बनाना ही बनाना है, ये एक कंपलसरी चीज है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस वो प्रोसेस है, एम्ब्रियो का मतलब आपका जाइगोट अब डेवलप होने लगा है, डेवलप्ड जाइगोट एम्ब्रियो कहलाता है, और जेनेसिस का मतलब जनरेशन, यानी अब आपका जाइगोट डेवलप हो रहा है, जनरेट कर रहा है एम्ब्रियो को। तो यहां पर जो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होने लगी है जाइगोट से। तो जाइगोट क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, एंड सेल डिफरेंशिएशन करता है, यानी अलग अलग ऑर्गन्स को तैयार करता है। ओके, अब देखो एनिमल्स जो हैं ये आपके ओवीपेरस भी हो सकते हैं, यानी अंडे भी दे सकते हैं, एग लेइंग भी हो सकते हैं जैसे कि चिड़िया वगैरह, रेप्टाइल्स वगैरह, और विवीपेरस भी हो सकते हैं, यानी यंग वंस को भी जन्म दे सकते हैं, पूरे के पूरे इंडिविजुअल को भी गर्भ से निकाल सकते हैं जैसे कि ह्यूमंस। तो यहां पर जो है आप देखेंगे कि या तो ये अंडे देंगे, दे ले एग्स, या फिर ये आपके सीधा बच्चे को जन्म देंगे। दोनों ही केसेस अलग अलग एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। ओविपेरस कंडीशन रेप्टाइल्स में देखने को मिलती है, जैसे सांप के अंडे के बारे में आपने सुना होगा, चिड़िया के अंडे तो बहुत कॉमन है। तो इनके ऊपर एक कैल्शियम की लेयर लगी रहती है जिसको आप तोड़ते हो अंडे खाने से पहले ना, तो जो व्हाइट कलर की चीज आप तोड़ते हो दैट इज कैलकेरियस शेल। इसी चीज से प्रोटेक्शन मिलती है आपके बच्चे को जो कि उस अंडे के अंदर प्रेजेंट है। तो इंक्यूबेशन का एक पीरियड रहता है, इंक्यूबेशन मतलब रेस्ट का एक पीरियड रहता है, जब आपका अंडा एक जगह पर पड़ा हुआ है, डेवलप हो रहा है, राइट, अंदर जो है प्रोसेस चल रहा है लेकिन अंडा हिल नहीं रहा, डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर। उसके बाद जैसे डेवलपमेंट पूरी हो जाएगी, बच्चा अंदर से प्रेशर लगाना स्टार्ट करता है, इस कैलकेरियस शेल को तोड़ता है और हैचिंग कर लेता है, यानी अंडे को तोड़ करके बाहर आ जाता है। जबकि विवीपेरस एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। विवीपेरस एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशली फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर, फीमेल इंडिविजुअल के अंदर हम लोग रहते हैं। वहीं पर बेबी जो है आपका सरवाइव करता है आपका पूरे के पूरे डिलीवरी उसमें पूरे के पूरे प्रेगनेंसी फेज में। आफ्टर अटेनिंग सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ बेबी डिलीवर आउट हो जाता है, यानी पार्चुरेशन या डिलीवरी करवा दी जाती है, फीमेल बॉडी से बाहर बेबी को निकाल लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी एम्ब्रियोनिक केयर हुई है, आपकी बॉडी में अच्छी खासी प्रोटेक्शन है, आप जो भी खा रहे हो आपकी बेबी तक भी जा रहा है, आप अपना ख्याल रख रहे हो, आप अपनी बेबी का ख्याल रख रहे हो, तो जो सर्वाइवल है यंग वंस का विवीपेरस में ये ज्यादा है। जबकि आपने देखा था जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे थे, जिनके अंडे बाहर पड़े थे, उनमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उन्हें अपने अंडों का खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि प्रेडेटर्स उन अंडों को खा जाते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो जाइगोट है ये भी आपका ओव्यूल के अंदर बनेगा, यानी आपका जो फीमेल गैमेट था उस तक आपका पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट आया, वहीं पर आपका क्या बना? जाइगोट बना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो आपके सेपल्स, सेपल्स यानी आपके ग्रीन कलर के जो पत्ते हैं जो फूल के चारों ओर थे, पेटल्स हैं यानी कि जो कलरफुल आपके पत्ते थे, जैसे कि गुलाब के लाल हैं, आपके जो गेंदे का फूल है उसके येलो टू ऑरेंजिश हैं, तो ये जो पेटल हैं, एंड स्टेमन यानी कि जो मेल पार्ट था ये आपके फॉल हो जाते हैं, यानी सिर्फ फीमेल पार्ट जिसमें आपका प्रेजेंट है अभी जाइगोट सिर्फ वो बचा हुआ है, बाकी सारी चीजें आपकी फॉल हो गई। पिस्टिल जो है जिसके अंदर, अब पिस्टिल जो फीमेल पार्ट है इसके अंदर तो फर्टिलाइजेशन हुई है, तो ये तो आपको चाहिए, इसको ही अगर उड़ा दोगे तो बच्चा कैसे पैदा होगा? तो पिस्टिल जो है ये आपको चाहिए, ये आपकी अटैच रहती है, इसके अलावा बचे हुए जो तीनों प्लांट के पार्ट्स हैं वो गायब हो जाते हैं फ्लावर पे से। जाइगोट जो है फिर ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, डेवलप करके ओव्यूल्स जो है ये जर्मिनेट होके यानी डेवलप होके अच्छे से सीड बना लेते हैं, और जो ओवरी थी जो कि ओव्यूल को कवर करके रखती है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी अंदर आपका क्या था? ओव्यूल, और बाहर क्या थी? ओवरी। इस हिसाब से, तो इसी हिसाब से बाहर वाली चीज जो है ये क्या बन जाती है? फ्रूट, और अंदर हमेशा सीड रहता है। और इस फ्रूट के चारों ओर जो कवर रहता है, जैसे आम के ऊपर एक छिलका रहता है, तो ये जो फ्रूट है इसे आप क्या कहते हो? पेरिकार्प। पेरी का मतलब पेरी फेरी, पेरी फेरी मतलब चारों ओर, तो पेरी का मतलब पेरी फेरी, कार्प का मतलब हमेशा फ्रूट से है, याद रखना, कार्प का मतलब हमेशा फ्रूट। तो यहां पर जो है आपका फ्रूट को पेरिकार्प प्रोटेक्ट करता है। सीड जब आपके डिस्पर्स होंगे, जब फ्रूट नीचे गिरता है, सीड को आप चूस के फेंक देते हो आम के केस में, तो आपके नए प्लांट इससे बन सकते हैं, ये आपका एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। अलग अलग सीड और पेरिकार्प देख लो,
यहाँ पर जो मटर का दाना है दैट इज सीड, जाहिर सी बात है, और मटर का जो छिलका है ये पेरिकार्प है। यहाँ पर अंदर की साइड यहाँ पर सीड प्रेजेंट है, बाहर का जो छिलका है ये पेरिकार्प है। यहाँ पर सीड प्रेजेंट है, बाहर का जो छिलका है ये पेरिकार्प। यहाँ पर इसके अंदर सीड प्रेजेंट है, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एंड बाहर का जो छिलका है ये पेरिकार्प। तो अलग अलग सीड, अलग अलग पेरिकार्प यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हुआ क्या क्या यहाँ पर, जो आपका ओव्यूल था ये किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में। इसके चारों ओर की जो ओवरी थी ये किस में कन्वर्ट हो गई, आपके फ्रूट में आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो आपका जाइगोट था ये आपका किस में डेवलप हो गया, एम्ब्रियो में डेवलप हो गया। ये 3 इवेंट आपको अगले चैप्टर में भी काम आएंगे, सेकंड चैप्टर में, क्योंकि इन्हीं के बारे में हमें बातें करनी है। ये भी आपका हो चुका है। चलो, so thank you so much guys for watching this video up. I hope you really enjoyed this one short session of reproduction in organisms. If you really enjoyed, you can subscribe to our channel because it requires a lot of effort to shoot the whole video in just one shot. You can like our video for encouraging us, the whole team, so that we can put the best efforts possible to make you guys get selected in good medical colleges, as well as you can cover up your syllabus on this channel. एंड सबसे गुजारिश करूंगा यार, एक बार जाकर ऐप को देखो, मार्क्स अप लर्निंग ऐप को देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग सिग्मा स्टार ज्वाइन कर सकते हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2021। मैं जानता हूं अभी थोड़ा सा लेट हो चुका है, लेकिन इट्स नेवर टू लेट इफ यू वांट टू लर्न। अभी हाथ खड़े कर देने से अच्छा है कि अभी, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, एग्जाम का क्या होगा अभी सीरियसली डोंट नो। तो अभी ये बात है कि आपके पास जितना भी टाइम है उसको वेस्ट करने से अच्छा है आप कुछ सीखें। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मेरा जो कोर्स है इट इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट वे टू गेट सिलेक्टेड इन नीट, लेकिन इट इज़ द बेस्ट वे इन शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। अगर आप कहीं और टाइम लगाओगे और आप मेरे कोर्स में टाइम लगाओगे, मैं गारंटी देता हूं आप दुनिया का कोई भी कोर्स उठा के देख लो, आपको मेरे कोर्स जितना आउटपुट नहीं मिलेगा सेम टाइम के अंदर। दैट आई कैन अश्योर। मैं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। अगर आपको एक सेकंड भी वेस्ट होती हुई दिखाई दी कि मैंने कभी अपने लेक्चर में कोई कहानी सुनाई हो, या मैंने तुम्हें अपने कोई बचपन का किस्सा सुना दिया हो, या फिर अगर कोई ऐसी बात हो रही हो विच इज नॉट रेलेवेंट टू द टॉपिक, देन यू कैन अनसब्सक्राइब मी एट दिस वेरी मोमेंट, बिकॉज आई सीरियसली डोंट डू दिस। ईच सेकंड मैटर्स. It will give me less subscribers if I won't be very vocal, but that is totally fine for me. At least I have gathered a good audience, एक पढ़ने वाली audience, एक justified audience, so I'm very happy with that. So I won't be wasting your time because I value your time, because I also value my time. So that is the best suggestion for you guys, just to go and check out the app at least once. Just get enrolled in the course. किसी और दोस्त के पास है उससे यार लेके देख लो एक बार, एक आधे लेक्चर में बैठो, यू विल एंजॉय द बायोलॉजी टू द फुलेस्ट, दैट इज अ श्योरिटी। बाकी सब्जेक्ट के जो कोर्सेज हैं वो भी एकदम फाइन चल रहे हैं। एक बार जाओ एनरोल करो, एटलीस्ट टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेशन कर लेना। कल जो है टुमारो आई विल बी लॉन्चिंग माई टेस्ट सीरीज, टुमारो या डे आफ्टर टुमारो, राइट। हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं टेस्ट सीरीज के ऊपर, तो आपके टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी मैं आपको दे दूंगा, एज वेल एज मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता भी दूंगा कि कितना क्या प्राइस है, कैसे आप अवेल कर सकते हैं घर पे रह के। क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का अभी थोड़ा सा हमने डिले कर दिया है, दिल्ली में हरियाणा में दोनों जगह लॉकडाउन है, तो मैं पर्सनली भी जाके नहीं ला पा रहा हूँ, और दिल्ली से टेस्ट सीरीज जो प्रिंट होकर आने वाली थी वहाँ पर भी अटक चुकी है। तो ऑनलाइन हम अभी स्टार्ट करेंगे, ऑफलाइन का मैं आपको बाद में ऑप्शन दे दूँगा, नो इशूज, राइट। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। विल श्योरली कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।